दक्ष, मेरी सास ने अपना सिर घुमाया। चावल का एक कौर खाने से उनका गला लगभग घुट गया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी सास बहुत क्रोधित थी, उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके आसपास के सभी लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे हों। वह क्रोधित हो गई। ये बहुत अपमानजनक था। ये निकम्मा दामाद अस्पताल क्यों आया था? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसे कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था और वो उससे बेहतर इलाज की उम्मीद कर रहा था? दक्ष, अगर तुम बीमार हो तो घर जाओ, 2 सेफेलेक्सिन ले लो और एक बियर पी लो, तुम ठीक हो जाओगी। अस्पताल मत आना, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। मुझे शर्मिंदा मत करो, ठीक है? मेरी सास ने जोर से फुसफुसाया। दक्ष, मैंने सुना है कि आप वाइस डीन के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसलिए मैं मजाक देखने आया था। नहीं, उत्साह देखने आया था। हाँ, नहीं, मैं शो देखने आया था। खांसी खांसी, कोई बात नहीं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। खैर, मैं यहाँ हूँ। मेरी सास लीन्यानजियाओ दक्ष से इतनी नाराज हो गईं कि उन्होंने अपना खाना थूक दिया। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वे आगे बढ़ीं, दक्ष के हाथ का मांस चुटकी में पकड़ा और उसे मरोड़ दिया। अरे नालायक, अपनी किस्मत को मत आजमा। ये मत सोचना कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं तुम्हें सबक सिखाने की हिम्मत नहीं करूँगा। सच कहूँ तो अगर मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैं खुद को भी मार लूँगा। दक्ष की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, जल्दी जल्दी, मैं इसे देखना चाहता हूँ। मेरी सास तुरंत क्रोधित हो गईं और उन्होंने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। सुप्रभात डीन, सुप्रभात डीन। अचानक कई सहकर्मियों ने अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए, खड़े हो गए और एक बुजुर्ग महिला का अभिवादन किया। मेरी सास ने तुरंत अपने हाथों की गति बदल दी, अपने बालों को ठीक करने के बजाय, और मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डीन। फर्स्ट हॉस्पिटल की डीन झांग लैन एक दयालु बुजुर्ग महिला थी जो 50 वर्ष की थी और अभी भी बहुत ऊर्जावान दिखती थी। अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधे तथा उसके पीछे कई सफ़ेद कपड़े पहने नर्सें खड़ी थीं। उसने सभी को सिर हिलाकर अभिवादन किया। खास तौर पर उन्होंने मेरी सास के पास जाकर कहा, डायरेक्टर ली, जी भरकर खाए। सर्जरी की प्रतियोगिता जल्द ही शुरू होने वाली है। भले ही यह वाइस डीन के पद के लिए न हो, आपको मरीजों का ध्यान रखना होगा। मेरी सास की आंखें तुरंत चमक उठीं और उन्होंने कहा, डीन झांग, चिंता मत करो, मैं अपना सब कुछ दूंगी। उन्होंने महसूस किया कि डीन का व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने के लिए यहाँ आना उनके लिए एक पुरानी कर्मचारी के रूप में सबसे बड़ा समर्थन और जबरदस्त प्रोत्साहन था। क्या आपने यह नहीं देखा कि डीन भी जियानिक सिंह को खोजने नहीं गईं, न ही उन्होंने निंग शुआंग को प्रोत्साहित किया। उसके आसपास के सभी सहकर्मी अत्यंत ईर्ष्यालु लग रहे थे। कुछ दूर बैठे सहकर्मियों ने भौहें चढ़ाईं क्योंकि वे डॉक्टर थे जो निदेशक बी जियानिक सिंह का समर्थन करते थे और ली न्यानजियाओ को खुश होते हुए नहीं देख सकते थे। और जिन डॉक्टरों ने ली न्यानजियाओ का समर्थन किया था उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वे विजयी दिख रहे थे। केवल निंग शुआंग के पास ही कुछ समर्थक थे। वह बहुत छोटी थी और उसने अपने सहकर्मियों के साथ दैनिक आधार पर अच्छे संबंध नहीं बनाए थे। अन्यथा वह खाना खाने के बाद किन एयरमिंग के साथ बाहर खाना खाने नहीं जाती। डीन ने मुस्कुराते हुए कई एसोसिएट निदेशकों और विशेषज्ञ प्रोफेसरों का अभिवादन किया और अंततः दक्ष पर ध्यान दिया। डीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खूबसूरत युवक किस विभाग से है? ये तो अनजान लग रहा है। ली न्यानजियाओ तुरंत ही बेहद निराश हो गई। उसने जानबूझकर दक्ष को रोका था ताकि डीन उससे न मिल सके और उसका जिक्र न हो। ये सबसे अच्छा होगा कि यह बस गुजर जाए और फिर सब कुछ ऐसा होगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। कौन जानता था, दक्ष उससे एक सिर लंबा था, इसलिए उसका उसे रोकना बेकार था। फिर भी उसे डीन ने खोज लिया और फिर उसे बड़ा किया गया। बहुत अपमानजनक। ऐसे समय में इतने सारे सहकर्मियों के सामने डीन द्वारा इस मुद्दे को उठाया जाना कैसे संभव हो सकता है? ये सचमुच मान सम्मान और गरिमा का पूर्ण हनन था। वह बहुत शर्मिंदा थी। दक्ष को चुप देखकर उसने उसे थप्पड़ मारा और कहा, दक्ष, क्या तुम बहरे हो? डीन तुम्हें बुला रहे हैं, क्या तुम बाहर आकर अपना परिचय नहीं दोगे? दक्ष, अरे तुम मानव पहाड़ मुझे यहाँ रोक रहे हो, मैं बाहर कैसे आऊँ? डीन ने ये देखकर मुस्कुराते हुए कहा, निर्देशक ली, नाराज मत होइए। दक्ष, क्या ये निदेशक ली का दामाद दक्ष हो सकता है? मेरी सास का चेहरा तुरंत उतर गया। उन्हें पता था और उन्होंने इसके बारे में सुना भी था। बहुत अपमानजनक। अपमान डीन तक पहुंच गया है। मैं फिर कभी किसी का सामना कैसे करूंगी? ली न्यानजियाओ किसी का भी सामना करने में बहुत शर्मिंदा थी। वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रही थी। हालांकि दक्ष ने शांति से कहा, हाँ, यह मैं हूँ। वाह! ली न्यानजियाओ का अकारण गुस्सा तुरंत भड़क उठा। वह गुस्से से आग बबूला हो गई, पलटी, दक्ष को धक्का दिया और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तुम्हारा क्या मतलब है? यह मैं हूँ। क्या अब तुम्हें अपना परिचय देना भी नहीं आता? निकम्मा तो निकम्मा ही होता है। मुझे शर्मिंदा करने के अलावा तुम बेकार भी हो। वापस जाओ। हालांकि डीन ने तुरंत कहा, निर्देशक ली, इतना गुस्सा मत करो। इसमें शर्म की क्या बात है?
शर्मा परिवार का दामाद बहुत सुंदर है, यह अच्छी बात है। मुझे तो ईर्ष्या भी हो रही है। आकर्षक। ली न्यानजियाओ गुस्से से भर गया। दक्ष वाकई खूबसूरत था, लेकिन उसके पास बस इतना ही बचा था, उसके अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। बेकार, बिल्कुल भी मदद करने में असमर्थ, केवल परेशानी पैदा करने वाला। दक्ष ने कहा, सासू माँ अपनी तरफ तो देखो, आपके और दीन के बीच कितना बड़ा फर्क है। वो बहुत अच्छा बोलना जानती हैं, आपको उनसे सीखना चाहिए। ली न्यानजियाओ, अरे तुमने सचमुच मेरी आलोचना करने की हिम्मत की। मेरी सास बहुत गुस्से में थी, लेकिन उन्होंने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि दक्ष के शब्दों ने उन्हें घेर लिया था। क्या वह ये कहने का साहस कर पाएगी कि उसके और दीन के बीच कोई अंतर नहीं है, और वह भी बोलना जानती है और उसे दीन से सीखने की जरूरत नहीं है। उसे अपना गुस्सा दबाना पड़ा और एक बनावटी मुस्कान के साथ बोली, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मेरे और दीन झांग के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर है। मुझे दीन झांग से अभी भी बहुत कुछ सीखना है। उसके आसपास के सभी सहकर्मी हंसी मजाक कर रहे थे, जिससे ली न्यानजियाओ और भी अधिक क्रोधित हो गई। उसे लगा कि दक्ष उसे गुस्सा दिलाने के लिए ही यहाँ आए हैं। एक वाक्य ने उसे अपने सहकर्मियों के सामने शर्मिंदा कर दिया था। दीन ने समय देखा और कहा, समय हो गया है। चलो सब लोग प्रतियोगिता के अंतिम दौर के लिए इनपेशेंट विभाग में चलते हैं। दीन ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और सभी ने उसका अनुसरण किया। दक्ष भी पीछे आया। मेरी सास ने तुरंत उसे धक्का दिया, तुम किस लिए पीछा कर रहे हो? मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो? वापस जाओ, आज रात मैं रुकिन से तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी, मानो या न मानो। दक्ष ने कहा, मैं बस देखने जा रहा हूँ। प्रोफेसर गे हुईचुन शायद इनपेशेंट विभाग में हैं, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। मेरी सास ने ये सुना और इस बार उन्होंने उसे नहीं रोका। गे हुईचुन भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जीतना चाहती थी। आखिरकार वह एक भूत डॉक्टर था, जिसका दर्जा उससे ऊंचा था। अगर वह उसका साथ देता तो इस बार उसके जीतने की संभावना और भी बढ़ जाती। क्या आप प्रोफेसर जी से अच्छी तरह परिचित हैं? मेरी सास ने संकोच से पूछा। दक्ष ने कहा, बुरा नहीं है, वह मेरी काफ़ी इज्जत करता है। मैं भी उसका आधा बॉस हूँ। थप्पड़। मेरी सास ने उसे थप्पड़ मारा और बड़बड़ाते हुए चली गई, नालायक तो नालायक ही होता है। वह न सिर्फ मुसीबतें खड़ी करता है, बल्कि शेखी भी बघाड़ता है। इसके बाद समूह अंतरोगी विभाग में पहुंचा। सबसे पहले लोगों का एक समूह भूत डॉक्टर गे हुईचुन से मिलने आया। वह फर्स्ट हॉस्पिटल में एक पंजीकृत भूत डॉक्टर था और डीन और वाइस डीन के बराबर का दर्जा रखता था। डीन सभी को विशेष वार्ड में ले गए। दक्ष मेरी सास के पीछे पीछे उनके बिस्तर के पास आ गई। मेरी सास सांत्वना के कुछ शब्द कहने ही वाली थी, लेकिन जब गे हुईचुन ने दक्ष को आते देखा तो वह वास्तव में उत्साह से खड़े हो गए। एक झटके के साथ वह आगे बढ़ा और दक्ष का हाथ पकड़ लिया। स्टॉप्ड, मिस्टर दक्ष, आप अंततः ही गए। असलोकंत ने दक्ष का हाथ पकड़ लिया, जैसे कोई मजदूर वेतन के पीछे भागने के बाद अपने मालिक को ढूंढ लाया हो। उसकी आंखों से आंसू और नाक बह रही थी। वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। उसकी सास ने भी ये देखा, उनका चेहरा आश्चर्य और अविश्वास से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दक्ष वास्तव में गे हुईचुन को जानता होगा, और ऐसा लग रहा था कि वे काफी परिचित थे। सिर्फ परिचित ही नहीं, बल्कि उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता भी था। उसे थोड़ा अफसोस हुआ। वह थप्पड़ बहुत जोरदार था। क्या वह मुझे दोष देगा? शायद नहीं, मैं उसकी सास हूँ। उसे प्रोफेसर जी को कुछ अच्छी बातें कहने में मेरी मदद करनी चाहिए। अगर वह मेरी मदद नहीं करेगा तो और किसकी मदद करेगा? ये सोचकर उसकी सास ने एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरी और दक्ष के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, दक्ष, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे और प्रोफेसर जी के बीच इतना अच्छा रिश्ता होगा। प्रोफेसर जी दिन रात आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके उनके साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं? दक्ष ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं उसका आधा बॉस हूँ। तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और मुझे मारा भी। सास, जो बीत गया सो बीत गया, अब वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। फिर वह खिलखिलाकर हंसने लगी और बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं अपनी पट्टी बदलने जाती हूँ। सब लोग, डीन झांगलैन और उपस्थित कई डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि दक्ष और जी हुईचुन के बीच इतने अच्छे संबंध थे, जिससे वे उत्सुक हो गए। डीन ने पूछा, जियाओ मित्तल, प्रोफेसर जी के साथ आपका क्या रिश्ता है? दक्ष ने कहा, मैं उसका आधा बॉस हूँ। डीन अवाक रह गए और बोले, बकवास मत करो। प्रोफेसर जी एक भूतिया डॉक्टर हैं, जो हमारे अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थान में प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकृत हैं। वह आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं? गे हुईचुन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, डीन झांग, मैं सचमुच सीईओ टैंक के लिए काम करता हूँ। वह हेल्थ इंस्टीट्यूट के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। डीन चौंक गए, तथा वहां उपस्थित कई डॉक्टर भी डर के मारे पीले पड़ गए। उन्होंने अविश्वास से दक्ष को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह स्वास्थ्य संस्थान का सबसे बड़ा शेयरधारक बनने के लिए इतना सक्षम होगा।
यद्यपि स्वास्थ्य संस्थान की तुलना उनके प्रथम अस्पताल से नहीं की जा सकती थी, फिर भी एक अस्पताल का सबसे बड़ा शेयरधारक होना ईर्ष्या की बात थी। कम से कम जी हुईचुन के स्वास्थ्य संस्थान में प्रैक्टिस करने के लिए पंजीकृत होने के साथ दक्ष प्रभावी रूप से एक भूत डॉक्टर का बॉस था। ये कहना कि वह आधे बॉस थे विनम्रता थी। गे हुईचुन इस मामले पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहते थे और उन्होंने बात बदलते हुए कहा, सीईओ मित्तल, मुझे सचमुच बहुत दुख है। मैं असल में आपकी पत्नी के घर जाकर आधिकारिक प्रमाणीकरण में मदद करने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में ही एक कार ने मुझे टक्कर मार दी। दक्ष ने कहा, मामला सुलझ गया है, इसकी चिंता मत करो। ठीक होने पर ध्यान दो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। ये देखकर कि वे दोनों निजी मामलों पर चर्चा करना चाहते हैं, सभी लोग जानबूझकर वहां से चले गए तथा उन्हें जगह दी। सीईओ टैंग, चलो इस मामले को जाने दो, मुझसे बदला मत लो, असलोकंत ने गंभीर भाव से कहा। दक्ष ने कहा, लगता है आप जानते हैं कि यह कौन है। असलोकंत ने कहा, दिखाई देता है कि यह चेन और चू परिवार की समस्या है, लेकिन वास्तव में ये केवल उनके लिए ही नहीं बल्कि बहुत जटिल है। दक्ष ने कहा, और कौन? असलोकंत ने कहा, सागरनगर शहर के सभी धनी परिवार संदेह के घेरे में हैं। वे सभी नहीं चाहते कि शर्मा परिवार नए 4 महान परिवारों में शामिल हो। दक्ष ने सिर हिलाया, वह अंततः समझ गया। यह मामला शायद चेन और चू परिवारों द्वारा किया गया था, लेकिन अन्य परिवार भी संदिग्ध थे। क्योंकि अगर असलोकंत ने जी की फार्मेसी का समर्थन किया तो वह शर्मा परिवार की मदद कर रहा होगा, और सागरनगर शहर के परिवार नहीं चाहते थे कि शर्मा परिवार उनसे आगे निकल जाए और नए 4 महान परिवार बन जाए। गे हुईचुन अचानक मुस्कुराया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे शर्मा परिवार की तरक्की नहीं रोक सकते। चेतन परिवार के चले जाने के बाद शर्मा परिवार स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ेगा। बात बस इतनी है कि चेतन परिवार ने किन परिवार पर एक शक्तिशाली समर्थक के रूप में भरोसा किया है। अगर किन परिवार क्रोधित हो गया तो शर्मा परिवार का कभी भी सफाया हो सकता है। दक्ष ने सहजता से कहा, किसे परवाह है? गे हुईचुन ने कहा, सीईओ मित्तल को अभी भी सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है कि चेतन परिवार के पुराने मुखिया चेन लेंगचिन और युवा स्वामी चेन जेन अभी भी जीवित हैं। वे दोनों प्रथम श्रेणी के स्वामी हैं और चेतन परिवार के पास अभी भी संपत्ति है। अगर वे छल कपट का सहारा लेते हैं तो सीईओ मित्तल शायद इसे संभाल नहीं पाएंगे। दक्ष मुस्कुराया, मैं उनके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वे अभी तक नहीं आए हैं। दक्ष को इतना आत्मविश्वासी देखकर गे हुईचुन को राहत मिली। फिर उसने कहा, तुम्हारी सास के वाइस डीन पद के लिए आवेदन के बारे में मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार अध्यक्षता दिव्य चिकित्सक फोन क्यों कर रहे हैं? वे एक सन की बूढ़े व्यक्ति हैं, ईमानदार और भ्रष्ट नहीं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? दक्ष ने तुरंत उसे फटकार लगाते हुए कहा, यह जीवन और मृत्यु का मामला है, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा? गे हुईचुन ने तुरंत दक्ष को प्रणाम किया, सीईओ मित्तल, आप एक नेक चरित्र के व्यक्ति हैं। यह मेरी जल्दबाजी थी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपकी सास असाधारण रूप से योग्य और अनुभवी हैं। ये वाइस डीन का पद तो बिना किसी दबाव के भी पक्का है। ये सुनकर दक्ष ने भौहें चढ़ाईं और गंभीरता और कठोरता से कहा, अगर ऐसा है तो मैं तार खींचना चाहता हूँ। ... दरवाजे से बाहर आते हुए दक्ष ने गहरी सांस ली। इस बूढ़े ने तो असल में तार खींचने से ही इनकार कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा है। अगली बार इसे कार से टक्कर मारने की बारी मेरी होगी। दक्ष, तुम ओल्ड गे से मिलते हुए भी इतने धीमे क्यों हो? उसकी सासली न्यानजियाओ दरवाजा रोक रही थीं। दक्ष को बाहर आते देख उन्होंने तुरंत उसे डांटा। दक्ष ने शांति से कहा, मैं बस उसे कुछ निर्देश दे रहा हूँ। उसकी सास की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, क्या तुमने ओल्ड गे से मेरा समर्थन करने के लिए कहा था? दक्ष ने कहा, मैंने ऐसा किया, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ। उसकी सास तुरंत नाराज हो गईं, फिर उनके चेहरे पर तिरस्कार झलक आया। बेकार, तुम बिल्कुल बेकार हो, बिल्कुल बेकार। मुझे लगा था कि ओल्ड जी के साथ तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाओगे। उसने थूका और घृणा से भरी नजरों से देखती हुई चली गई। दक्ष ने आह भरी और बुदबुदाया, मैं चाहती थी कि वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे, लेकिन बदकिस्मती से उसने मना कर दिया। आह, अगली बार मैं उसे हवाई जहाज से मार गिराऊंगी। फिर वह उसके पीछे चला गया। रोगी विभाग की लॉबी पहले से ही लोगों से भरी हुई थी। कई मरीज और उनके परिवार उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, हर कोई कानाफूसी कर रहा था। वे सभी स्पष्ट रूप से जानते थे कि एक प्रतियोगिता होने वाली थी, उपदीन पद के स्वामित्व का निर्णय करने के लिए चिकित्सा कौशल की एक प्रतियोगिता। कई परिवार अपने अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या लेकर बहुत उत्साहित थे। इस प्रतियोगिता में 3 अनुभवी निर्देशकों ने व्यक्तिगत रूप से अपनी टीमों का नेतृत्व किया, मरीजों का चयन किया और सर्जरी की। सामान्य दिनों में इन प्रसिद्ध निर्देशकों से मुलाकात करना उनके लिए आसान नहीं था। इसके अलावा इस बार भूत डॉक्टर डीन और कई उपदीन देखरेख करेंगे, और यह भी अफवाह थी कि दिव्य डॉक्टर फैंग क्यू भी मार्गदर्शन देने के लिए मौजूद रहेंगे।
ये कहा जा सकता है कि यदि किसी को सर्जरी के लिए चुना गया तो उसके ठीक होने की 80 से 90% संभावना है। यहाँ तक कि अगर कुछ गलत भी हो जाता तो दिव्य चिकित्सक देखरेख करने और व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने में मदद करते, जिसका अर्थ है कि चुना जाना शीघ्र स्वस्थ होने के बराबर था। दक्ष ने ली नियांजियाओ का पीछा करते हुए लॉबी में प्रवेश किया। बहन शुआंग, जल्दी से देखो, ये वह परेशान करने वाला बदमाश है, वह भी यहाँ है। किन इरमिंग और निंग शुआंग ने दक्ष को खोज लिया और अभी भी उसके खिलाफ द्वेष रखते थे। वे दोनों अभी भी भूखे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनमें दक्ष, विशेष रूप से किन इरमिंग के प्रति नाराजगी थी। निंग शुआंग ने दक्ष को देखा और स्वाभाविक रूप से उसे ली नियांजियाओ के पीछे खड़ा भी देखा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, उसके चेहरे पर थोड़ी उलझन थी। ये डायरेक्टर ली का आदमी है। उनकी टीम के एक डॉक्टर ने तुरंत कहा, डायरेक्टर निंग, क्या आप उस खूबसूरत लड़के दक्ष की बात कर रहे हैं? वह डायरेक्टर ली का दामाद है, रितिका का पति। लेकिन चिंता मत करो, वह बस एक निकम्मा है, डायरेक्टर ली को परेशान करने आया है। हमारी जीत पक्की है। धप धप धप। निंग शुआंग सोच में पड़ गया, वह शादीशुदा है। स्टॉप्ड। बहन शुआंग, आपको क्या हुआ है? किन इरमिंग ने निंग शुआंग को व्याकुल देखा और चिंतित होकर जल्दी से पूछा। आसपास के डॉक्टर भी चौंक गए। निंग शुआंग उनकी टीम की मुख्य सदस्य थी, उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। उसे कुछ नहीं हो सकता था। निंग शुआंग मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, मैं तो बस भूख से गिर पड़ा था। मैं स्थिर खड़ा नहीं रह सकता। ये सुनकर सबने राहत की सांस ली और साथ ही वे घबरा भी गए। कई लोग उसके लिए कैफेटेरिया से कुछ खाने का सामान लाने चले गए। हालांकि किन इरमिंग गुस्से से भर गया, ये सब उस बिगड़ैल आदमी की गलती है। अगर वह न होता तो हमें इतना कम खाना न पड़ता। बहन शुआंग, ये सब मेरी गलती है। मुझे बहुत भूख लगी थी, वरना अगर मैं तुम्हें अपना हिस्सा दे देता तो तुम्हारा भला होता। वह थोड़ी नाराज थी और खुद को लालची होने और निंग शुआंग के लिए कुछ न बचा पाने के लिए दोषी मान रही थी। निंग शुआंग मुस्कुराया और कहा, ये ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है। ठीक है, यह मेरी गलती नहीं है। ये सब उस बिगड़ैल आदमी की गलती है। अगर वह न होता तो हम पेट भर खाना खाते और प्रतियोगिता के लिए बेहतरीन स्थिति में होते। दक्ष के बारे में सोचकर ही किन इरमिंग को गुस्सा आ गया। वह चाहती थी कि वह तुरंत वहां जाकर दक्ष को टुकड़े टुकड़े कर दे। वो शर्मा परिवार का दामाद है, कोई आश्चर्य नहीं कि वो हमसे टकरा गया। वो अपनी सास को जिताने की कोशिश कर रहा है, कितनी घिनौनी बात है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब मैं वापस जाऊंगा तो अपने पापा से शर्मा परिवार को कुचल दूंगा। किन इरमिंग ने बड़बड़ाया। निंग शुआंग को पता था कि उसका स्वभाव बिगड़ा हुआ है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, गुस्सा मत हो। मैं समझ सकती हूँ कि मिस्टर दक्ष की हरकतें अनजाने में हुई थीं, वरना वह हमसे माफ़ी नहीं मांगते। किन इरमिंग गुस्से में थे और बोले, हमसे माफ़ी मांगो? उन्होंने मेरे मध्य शरद उत्सव के खाने को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और क्या ये माफ़ी मानी जाएगी? इस बिंदु पर वह क्रोधित हो गई और उसका चेहरा भी थोड़ा गर्म महसूस हुआ। निंग शुआंग ने दक्ष को देखा, जो थोड़ा खोया हुआ लग रहा था, और उसका सुंदर चेहरा देखकर उसके अपने गाल भी थोड़े लाल हो गए। बहन शुआंग, क्या तुम सच में ठीक हो? वह बदमाश यहाँ आ रहा है। क्या वह दिखावा कर रहा है? क्या इतना काफ़ी नहीं कि उसने हमें नुकसान पहुंचाया, अब वह हमारे मुंह पर हमारा मजाक उड़ाएगा? जब किन इरमिंग ने दक्ष को आते देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गई और उससे भिड़ने ही वाली थी। निंग शुआंग ने जल्दी से कहा, मिंग, असभ्य मत बनो। किन इरमिंग भड़क उठे और बोले, बहन शुआंग, आप तो हद से ज़्यादा दयालु हैं। मैं अक्सर ऐसे दर्जनों विकृत लोगों को मारकर शार्क को खिलाने के लिए यांगीज़ी नदी में फेंक देता हूँ। उसने तुम्हें और मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमने पेट भर खाना नहीं खाया है। अब शायद तुम छुरी भी स्थिर नहीं रख पाओगे। तुम मरीजों का इलाज कैसे करोगे और जाने कैसे बचाओगे? अगर तुम हार गए तो क्या वह बुढ़िया ली नियांजियाओ 3 साल तक तुम पर अत्याचार नहीं करेगी? निंग शुआंग ने कहा, अगर मैं हार गया तो इसका मतलब है कि मेरी योग्यता कमज़ोर है। निदेशक ली बहुत काबिल हैं और अगर वह उपाध्यक्ष बन जाती हैं तो कोई बात नहीं। किन इरमिंग ने नाक भान से कुढ़ी, अगर वो उपराष्ट्रपति बनी तो वो तुम्हें हंसा हंसा कर मार डालेंगी। मैंने आज उनका चेहरा देखा और मेरा मन किया कि उस पर तब तक मुक्का मारूं जब तक वो सूझ न जाए। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमें नीची नज़रों से देखें और तुम्हारा मजाक उड़ाएं क्योंकि तुम सख्त हो और लगातार दर्जनों घंटे काम करते हो। इस बिंदु पर उसने ली न्यानजियाओ की ओर घूर कर देखा, और जब ली न्यानजियाओ ने दक्ष को किन इरमिंग और निंग शुआंग की ओर जाते देखा तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। दक्ष, तुम कहाँ जा रहे हो? दक्ष ने शांति से कहा, मैं कुछ परिचितों से मिला, बस नमस्ते कह रहा था। उसकी सास बोली, तुम निंग शुआंग और उनको जानती हो? वह मेरी दुश्मन है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? अभी यहाँ वापस आ जाओ। दक्ष ने कहा, क्या तुम लोग सहकर्मी नहीं हो?
दुश्मन कैसे हो? उसकी सास गुस्से से भर गई और बोली, जो कोई भी उपराष्ट्रपति पद के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा करता है वह मेरा दुश्मन है। निंग शुआंग उनमें से एक है और चू परिवार का दत्तक पुत्र बी जियांशिंग भी उनमें से एक है। अगर तुम वहां गई तो तुम भी मेरी दुश्मन हो जाओगी, और अब मुझे सास मत कहना। दक्ष ने कहा, ऐसी अच्छी चीज भी मौजूद है। उसकी सास आग बबूला हो गई। दक्ष की चाल तेज होते देख उसने तुरंत उसका पीछा किया और उसके हाथ पर लगे मांस के टुकड़े को चुटकी से दबाते हुए कहा, दक्ष, क्या तुम सच में मेरे खिलाफ जाओगे? दक्ष ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, जब मैं पहले आई थी तो मैंने उनके लंच बॉक्स गिरा दिए थे। उन्होंने कई घंटों से कुछ नहीं खाया है और मुझे बुरा लग रहा है। उसकी सास की आंखें चमक उठीं और बोली, क्या ऐसी बात है? उन्होंने पेट भर खाना नहीं खाया। ऐसे में तो क्या वो इतनी कमज़ोर नहीं हो जाएंगी कि स्केल पेल भी नहीं पकड़ पाएंगी? दक्ष ने कहा, संभवतः इसलिए। दक्ष, मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन तुम सच में मेरे लिए सोचना जानती हो। हे, बुरा नहीं है, तुम में ज़मीर है। मेरे शर्मा परिवार ने तुम्हें 1 साल से ज़्यादा समय तक यूं ही नहीं पाला। उसकी सास हंसी, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं और उसने अपने हाथ पीठ के पीछे करके कहा, अच्छा, चूंकि तुम जाकर देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वह मन ही मन उपहास कर रही थी, ये सोचकर कि ये दक्ष के साथ जाने, निंग शुआंग का मजाक उड़ाने और उनकी टीम का मनोबल गिराने का अच्छा अवसर है। शायद वह सीधे तौर पर उन्हें प्रतियोगिता छोड़ने के लिए डरा सकती थी, जिससे उसकी जीत और भी निश्चित हो जाती। फिर दोनों एक साथ आगे बढ़े। जब निंग शुआंग ने दक्ष और उसकी सास को आते देखा तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अस्वाभाविक हो गई और वह जल्दी से खड़ी हो गई। दक्ष को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हालांकि किन एरमिंग को लगा कि ली न्यानजियो और दक्ष उनका मजाक उड़ाने के लिए वहां थे, इसलिए वह अपनी गति नहीं खो सकती थी। एक शेरनी की तरह वह निंग शुआंग के सामने आधा कदम की दूरी पर पहरा दे रही थी और ली न्यानजियो और दक्ष को घूर रही थी। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? किन एरमिंग ने गुस्से से कहा, उसके छोटे नुकीले दांत दिख रहे थे। दक्ष ने कहा, आपने शायद पर्याप्त नहीं खाया है। उसकी सास ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मेरे दामाद दक्ष ने बताया कि तुमने ठीक से खाना नहीं खाया। हे, माफ़ करना, मैंने आज बहुत अच्छा खाया। मैंने 3 बड़े चिकन लेग्स, स्वीट एंड सॉर काप, ब्रेज्ड लान हेड, ब्रेज्ड पोर्क रिब्स। वह आज के कैफेटेरिया व्यंजनों की एक लंबी सूची बताती हुई बहुत प्रसन्न दिख रही थी और उसने अपने पेट पर हाथ फेरा। ग्रर ग्रर, निंग शुआंग और किन एरमिंग के पेट में असहयोगात्मक रूप से गड़गड़ाहट हुई। और एक बार जब वे शुरू हो गए तो वे रुके नहीं, जिससे दोनों के चेहरे अनायास ही लाल हो गए। उसकी सास ने ये देखा, एक पल के लिए रुकी, फिर विजयी भाव से हंसी, लगता है तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। डायरेक्टर निंग शुआंग, अगर तुमने भरपेट नहीं खाया और छुरी में कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम जिम्मेदार ठहराए जाओगे। किसी मेडिकल दुर्घटना में अगर आप 5 गलतियां करते हैं तो आप फिर कभी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। इस बार आपको सर्जरी छोड़ देनी चाहिए। वह ऐसे बोली जैसे वह निंग शुआंग के सर्वोत्तम हित के बारे में सोच रही हो और हंस रही थी। निश्चित रूप से निंग शुआंग का चेहरा कठोर हो गया और किन एरमिंग और भी अधिक क्रोधित हो गई। उससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसने अपनी सास ली न्यानजियाओ को मारने के इरादे से एक हथेली पर थप्पड़ मारा। निंग शुआंग बहुत घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी सास भी चौंक गई, मौत का खतरा महसूस करते हुए, और जल्दी से दक्ष के पीछे छिप गई। छींटे। दक्ष पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसने किन एरमिंग का हाथ पकड़ लिया और शांति से कहा, यह सिर्फ शब्दों की लड़ाई है, किसी की जान लेने की कोई जरूरत नहीं है ना? हालांकि वह अपनी सास के कार्यों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर भी वह उसकी पत्नी रितिका की मां थी और उसकी जैविक मां भी, इसलिए वह चुपचाप खड़ा होकर उसे पीट पीट कर मारते हुए नहीं देख सकता था। किन एरमिंग गुस्से से लाल हो गई और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दक्ष, तुम उसके दामाद हो तो जाहिर है तुम उसके बारे में सोचोगे। तुमने उसकी मदद की जिससे हम पेट भर खाना नहीं खा पाए, और अगर हम ऑपरेशन टेबल पर नहीं जा सकते तो तुम। उसकी सास ने व्यंग्य किया, पागल लड़की, तू मुझे मारना चाहती है? मैं तुझे भूखा मार दूंगी। साथ ले जाएं। आपने जो टेकआउट ऑर्डर किया है क्या वह उनके लिए है? सास ली न्यानजियाओ ने अविश्वास से सुगंधित टेकआउट को देखा। उनका चेहरा हरा हो गया और उन्होंने गुस्से से पूछा, क्या आप नहीं जानते कि वे मेरे दुश्मन हैं? दक्ष ने जवाब दिया, वे आपके सहकर्मी हैं। और मैंने आपको बताया था, मैंने उनके लंच बॉक्स गिरा दिए थे, इसलिए यह उनके लिए मुआवजा है। ऐसा कहकर उसने टेकआउट को किन एरमिंग और निंग शुआंग के बगल में मेज पर रख दिया। उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से उदासीन थी। उसकी सास तुरंत गुस्से से भड़क उठी, तुम बदमाश हो, तुम दुश्मन की मदद कर रहे हो। दक्ष, तुम निकम्मे, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम में विद्रोही प्रवृत्ति है? अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम एक बेवफा बदमाश हो, असल में बाहरी लोगों की मदद कर रहे हो। ये कहते हुए वह टेकआउट वापस छीनने के लिए आगे बढ़ी। भले ही वह उसे खाए नहीं, कम से कम उसे गिरा तो देगी।
किन इरमिंग ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें तीखी थीं, जिससे सांस लड़खड़ा गई और पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वह गुस्से से बोली, मेरे दामाद ने इसे खरीदा है, तुम्हें इसे खाने का क्या हक है? किन इरमिंग ने कहा, दक्ष ने हमें इसके साथ मुआवजा दिया। उसकी सास बहुत क्रोधित थी और आसपास के सभी लोग बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, बस एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी निदेशक महोदय निरीक्षण के लिए नेताओं के साथ आ पहुंचे। तुम सब क्या कर रहे हो? इतने उत्साह से चर्चा कर रहे हो कि सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। डायरेक्टर झांग ने हंसते हुए कहा। उसकी सास को तुरंत ऐसा लगा जैसे वो बसंत की हवा में नहा गई हो। उनका चेहरा किसी सिचुआन ओपेरा कलाकार से भी तेज बदल रहा था। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। चूंकि ऐसा ही है तो खूब खाओ, पेट भर खाओ, ऑपरेशन रूम में लापरवाही नहीं बरती जा सकती। सब लोग। दक्ष अपनी सास के हाव भाव बदलने की तेजी से कुछ हद तक प्रभावित हुआ। उसने पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि उनके चेहरे पर काले और सफ़ेद रंग बदलने की इतनी क्षमता है। वह हमेशा यही सोचता था कि उनका चेहरा सिर्फ काला ही होता है। किन इरमिंग ने उसे घूरा और कहा, आप स्पष्ट रूप से नहीं चाहती थी कि हम इसे खाएं। निंग शुआंग ने उसे एक तरफ खींच लिया और कहा, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया डायरेक्टर ली। हम जी भरकर खाएंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेशन रूम में कौन सचमुच कुशल है। मुझे उम्मीद है कि डायरेक्टर ली तब पीछे नहीं हटेंगे। ये सुनकर उसकी सास का मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन निदेशक झांग और अन्य नेताओं की मौजूदगी में वह बस मुस्कुराकर कह सकी, ऑपरेशन टेबल पर मैं एक डॉक्टर हूं जो जान बचा रही हूं। मेरी नज़र सिर्फ लोगों को बचाने पर है। जहां तक उपनिदेशक बनने की बात है तो जो होता है हा हा। ताली ताली ताली। निदेशक झांग और अन्य नेताओं ने ये सुना और तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उनके आसपास के अन्य लोग भी ऐसा ही करने लगे, हंसने लगे और जयकार करने लगे, जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण बन गया। कहने की आवश्यकता नहीं कि मरीजों के परिवारजन बहुत दुखी हुए। सिर्फ किन इरमिंग ने मुंह बनाया और बुदबुदाया, वो बुढ़िया दिखावा करने में बहुत माहिर है। कल ही तो वो बहन शुआंग एर को धमकाने आई थी, कह रही थी कि उपनिदेशक का पद सिर्फ उसे ही मिल सकता है। निंग शुआंग ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती तो किन परिवार के पास वापस चली जाओ। किन इरमिंग को बहुत बुरा लगा और वह बुदबुदाया, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो बस तुम्हारा ध्यान रख रहा था। इसके बाद निदेशक झांग ने नेताओं को एक अन्य टीम का निरीक्षण करने के लिए ले लिया, जिसका नेतृत्व बी जियानिक सिंह नामक एक पुरुष निदेशक कर रहा था, जिसका पालन पोषण चू परिवार द्वारा किया गया था। चू परिवार 4 महान परिवारों में से एक था और एक चिकित्सा परिवार भी था, जो अपने दवा व्यवसाय के लिए पूरे दक्षिण पूर्व प्रांत में प्रसिद्ध था और 30 से अधिक निजी अस्पतालों पर नियंत्रण रखता था। 4 महान परिवारों में ली परिवार युद्ध में सबसे अधिक दुर्जय था, जबकि चू परिवार को उकसाना सबसे कठिन था, क्योंकि हर किसी को सिरदर्द या बुखार होता है और यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्ट भी कभी कभी घायल या बीमार हो जाते हैं। और यहीं पर चू परिवार की भूमिका स्पष्ट हो जाती है। एक चिकित्सक परिवार के प्रभाव में जियान सिंह ने स्वाभाविक रूप से तेजी से प्रगति की। सिर्फ 30 साल की उम्र में ही वह एक प्रसिद्ध चिकित्सक बन चुके थे और भूत डॉक्टरों की श्रेणी में शामिल होने के कगार पर थे। प्रतिभाओं में एक प्रतिभा। उनकी सास ली न्यानजियाओ ने दशकों तक कड़ी मेहनत की थी और 3 साल पहले ही वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक बनी। उन्हें एक साधारण प्रसिद्ध चिकित्सक माना जाता था। निंग शुआंग भी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी, असाधारण प्रतिभा की धनी, लेकिन प्रसिद्ध चिकित्सकों के बीच उनकी प्रतिभा औसत दर्जे की थी। उनका शैक्षणिक प्रदर्शन भी कुछ खास अच्छा नहीं था। उनकी सबसे बड़ी ताकत क्लिनिकल सर्जरी थी। तीनों के अपने अपने फायदे थे। निर्देशक झांग भी जियानिक सिंह से मिलना चाहते थे, इसलिए उनकी सास ली न्यानजियाओ स्वाभाविक रूप से जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनके पीछे चली गईं। जाने से पहले वह पीछे मुड़ी और किन इरमिंग और निंग शुआंग को घूरने लगी। अंत में उसकी नज़र दक्ष पर पड़ी। उसकी निगाहें धमकी से भरी थीं। उसके होंठ भी हिले। दक्ष, पिछली बार मैंने कियारा को लेकर तुमसे हिसाब नहीं चुकाया था। इस बार दुश्मन की मदद करने के बारे में मैं रुओकिन को बता दूंगी और उससे तलाक ले लूंगी। दक्ष बेफिक्र थी। हालांकि रितिका अपनी सास की बहुत बात सुनती थी, लेकिन तलाक के मामले में वह बिल्कुल अडिग थी। अन्यथा उसकी सास ने उसे बहुत पहले ही तलाक के लिए मजबूर कर दिया होता। क्या तुम अभी तक नहीं जा रहे हो? किन इरमिंग ने दक्ष को अभी भी वहीं खड़ा देखा और तुरंत उसे घूरने लगी। निंग शुआंग ने जल्दी से कहा, मेंगर, बकवास मत करो। मिस्टर दक्ष, कृपया घर पर ही रहें। हम वह बार बार टेकआउट के दोनों हिस्सों पर नजर गड़ाए हुए थी। उसका पेट गड़गड़ा रहा था। दक्ष मुस्कुराया और कई कदम पीछे हटकर उन्हें खाने का संकेत दिया। निंग शुआंग ने जल्दी से उन्हें खोला और खाना शुरू कर दिया। किन इरमिंग ने कहा, बहन शुआंग, क्या आप इसकी जांच नहीं करेंगी? अगर दक्ष ने इसमें जहर मिला दिया तो क्या होगा? ये काफी स्वादिष्ट है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, निंग शुआंग ने किन इरमिंग के मुंह में गोमांस का एक बड़ा टुकड़ा ठूंस दिया। वह तुरंत पिघल गया और दोनों ने बातचीत बंद कर दी और बेतहाशा खाना खाने लगे।
उनके आसपास के सभी लोग जोर से निगल रहे थे, उनके मुंह से लार टपक रही थी। खाना खाते हुए निंग शुआंग ने चुपके से दक्ष की तरफ फिर से देखा। दक्ष की नज़र हमेशा दूर खड़े बीजियानिक सिंह, उसकी सास और बाकियों पर थी। ये देखकर उसे थोड़ी निराशा हुई। कभी कभी जब दक्ष की नज़र उस पर पड़ती तो उसका दिल कांप उठता और वह खाना थोड़ा धीमा कर देती। बहन शुआंग, आप इतनी धीमी गति से क्यों खा रही हैं? किन एरमिंग ने उत्सुकता से पूछा। इसके बाद निंग शुआंग ने खाना तेज कर दिया और भी अधिक खा लिया। कुछ मिनट बाद उसने ऊपर देखा तो पाया कि दक्ष पहले से ही अपनी सास के साथ खड़ा था और ली न्यानजियाओ की टीम के लोगों से घिरा हुआ था। हालांकि ली न्यानजियाओ दक्ष से बहुत नाखुश लग रही थी, लगातार उसे डांट रही थी और उसे पीछे जाने के लिए कह रही थी, उसे परेशान न करने के लिए और विशेष रूप से उसे शर्मिंदा न करने के लिए। या तो घर जाओ या पीछे दर्शकों की सीटों पर जाकर देखो। मेरे इतने पास मत खड़े रहो, मैं सच में इस तरह अपनी इज्जत नहीं गंवा सकती। ली न्यानजियाओ ने दक्ष की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने दुश्मन की मदद की और ओल्ड गे से इतने परिचित हो, फिर भी तुम उसे मेरा साथ देने के लिए राजी नहीं कर सके। तुम मेरे किस काम के हो? दक्ष चुप रहा, उसकी अभिव्यक्ति केवल ठंडी थी। क्या अब तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रहे हो? लगता है इस साल तुम हमारे शर्मा परिवार में लिव इन दामाद बनकर रह गए हो, तुम्हारे पंख मजबूत हो गए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष लियू वेन और उपाध्यक्ष चू जियांगहे राष्ट्रपति सुषमा के साथ आते हैं तो चू जियांगहे चू परिवार से होने के अलावा सुषमा और लियू वेन दोनों तटस्थ हैं। उसने गुस्से से कहा, अगर तुमने बाद में मुझे बुरा दिखाने या रोकने की हिम्मत की जिससे उन पर मेरे बारे में गलत धारणा बने तो मैं वापस जाकर तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। अब से तुम हमारे शर्मा परिवार के चावल खाने के लायक नहीं रहोगे, जाओ और पैर धोने वाला पानी पियो। आसपास के डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान थी। वे जानते थे कि दक्ष एक लिव इन दामाद था जिसका स्वागत नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतना अवांछित होगा और उन सभी का मन शो देखने का था। ली न्यानजियाओ ने अपनी टीम के डॉक्टरों को मजे से देखते हुए देखा और भी ज्यादा अपमानित महसूस किया। फिर दक्ष का भावशून्य चेहरा देखकर मानो किसी शोकग्रस्त व्यक्ति का अपनी सास की मृत्यु हो गई हो, वह क्रोधित हो गई। उसने अपना हाथ उठाया उसे थप्पड़ मारने के लिए। अरे निकम्मे, इतने हारे हुए क्यों लग रहे हो? ये मत कहना कि तुम भी सोचते हो कि मैं वाइस डीन नहीं बन सकता। मेरी सास ली न्यानजियाओ गुस्से से लाल हो गईं। उनका चेहरा काला पड़ गया और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। लेकिन दक्ष ने इसे चकमा दिया। तुम्हारी हिम्मत चकमा देने की? तुम सच में बगावत कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इस समय डीन और अन्य लोग फिर से चले आए, अपने साथ चू परिवार की प्रतिभा बीजियानिक सिंह को भी लाए। मेरी सास ने तुरंत अपने थप्पड़ को दक्ष के हाथ पर थपकी में बदल दिया, जैसे कि वह एक बुजुर्ग हो जो अपने कनिष्ठ के लिए चिंता दिखा रही हो। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दक्ष, जब माँ बाद में सर्जरी करेंगी तो याद रखना कि मुझे परेशान न करना, ठीक है? और हाँ, अस्पताल का एयर कंडीशनिंग काफ़ी ठंडा है, इसलिए अगली बार जब तुम आओ तो 2 और कपड़ों की परतें लाना याद रखना। सब लोग। दक्ष। डीन झांग ने ये देखा और कहा, निर्देशक ली सचमुच एक दयालु बुजुर्ग हैं। पिछले कुछ दिनों से आप ठीक से सो नहीं पाए हैं, फिर भी आप अपनी जूनियर के बारे में चिंतित हैं। उनके दामाद सचमुच धन्य होंगे। उनके आसपास के सभी लोग अपनी हंसी दबा रहे थे, अपना सिर दूसरी ओर घुमा रहे थे। क्या निदेशक ली का दामाद होना सचमुच एक आशीर्वाद था? मेरी सास ली न्यानजियाओ हल्के से मुस्कुराई, कोई बात नहीं। दामाद आधा बेटा होता है। मैं दक्ष के साथ ऐसे पेश आती हूँ जैसे वो मेरा अपना बेटा हो। अगर मैं उसकी परवाह नहीं करूँगी तो किसकी करूँगी? डीन झांग ने कहा, निर्देशक ली बहुत दयालु हैं। दक्ष, आपको भी अपनी सास के प्रति ज्यादा चिंता दिखानी चाहिए और उन्हें ज्यादा काम नहीं करने देना चाहिए। इस मामले को उठाते हुए मेरी सास सचमुच भड़क उठना चाहती थी। उसे सचमुच लगा कि डीन झांग ने उसके मन की बात कह दी है। दक्ष एक निकम्मा इंसान था जिसने उसे अंतहीन चिंता में डाल दिया था और यहाँ तक कि दुश्मन की मदद भी की थी। हालांकि वह डीन के सामने ये सब नहीं दिखा सकती थी। आखिरकार वह चाहती थी कि डीन उसका सबसे अच्छा रूप देखें। लेकिन जब डीन झांग ने दक्ष को निर्देश दिया तो मेरी सास ने उसकी उदासीन अभिव्यक्ति देखी और तुरंत क्रोधित हो गईं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दक्ष, ये कैसा भाव है? क्या तुम मुझसे कुछ असंतुष्ट हो? यदि डीन वहां नहीं होता तो शायद वह उसे मारना शुरू कर देती। डीन, आप गलत हैं। बीजियानिक सिंह, जो डीन झांग का पीछा कर रहे थे, 30 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति थे, लंबे और पतले, चश्मा पहने हुए, दुबले पतले चेहरे वाले और छोटे बालों वाले। अपने सफ़ेद कोट के नीचे उसने डिज़ाइनर कपड़े पहने थे। उसकी बेल्ट ही 30,000 की थी और कलाई पर रोलेक्स पहनी थी। बीजियानिक सिंह चू परिवार का दत्तक पुत्र था, दक्षिण पूर्व प्रांत का एक प्रसिद्ध चिकित्सक और प्रथम अस्पताल का मुख्य चिकित्सक था। वाइस डीन की इस प्रतियोगिता में वे मेरी सास के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे।
दरअसल उनकी लोकप्रियता ली न्यानजियाओ से भी ज्यादा थी। यही कारण था कि ली न्यानजियाओ इतनी उत्तेजित थी, उसके पास इस उभरते सितारे को हराने के लिए आत्मविश्वास की कमी थी। जहां तक निंग शुआंग की बात है, वह तीनों में सबसे कमजोर थी। ऐसा नहीं था कि उसकी योग्यताएं अपर्याप्त थीं, बल्कि इसलिए कि उसके समर्थक कम थे और उसके अकादमिक शोध पत्र भी कम थे। केवल क्लिनिकल प्रैक्टिस में ही वह ली न्यानजियाओ और बी जियानिक्सिंग के बराबर थी। बी जियानिक्सिंग एक मार्शल आर्टिस्ट भी थे और उनकी मार्शल आर्ट की साधना भी कम नहीं थी। वे एक दूसरे दर्जे के गुरु थे, इसलिए उनकी शल्य चिकित्सा तकनीक बहुत स्थिर थी और वे शायद ही कभी गलतियां करते थे। चू परिवार के समर्थन और प्रथम अस्पताल के कई डॉक्टरों के चू परिवार से संबंध होने के कारण वे उपडीन बनने के सबसे संभावित उम्मीदवार थे। इस समय जब वह बोल रहा था तो डीन झांग भी उसे अनदेखा नहीं कर सके। उन्होंने ओह कहा और ऊपर देखते हुए कहा, डायरेक्टर बी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बी जियानिक्सिंग ने कहा, दक्ष शर्मा परिवार का दामाद है। हमेशा से ऐसी अफवाहें रही हैं कि शर्मा परिवार का दामाद दक्ष कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीता है। सब उसे तंग करते हैं और यहाँ तक कि उसे शर्मा परिवार के नौकरों से भी दूर रहना पड़ता है। तुम बकवास कर रहे हो। मेरी सास ली न्यानजियाओ ने तुरंत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि यह सच हुआ करता था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सकी। नेताओं और डीन के सामने यदि उन्हें पता था कि वह अपने दामाद के प्रति इतनी कठोर हैं कि नौकर भी उन्हें धमका सकते हैं, तो वह उपडीन के पद पर कैसे बनी रह सकती हैं? दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने वाला हृदय न रखना एक बड़ी वर्जना थी। मेरी सास ने सख्ती से कहा, मैं दक्ष को अपने बेटे जैसा मानती हूँ। हफ्ते के दिनों में वह हमारे साथ एक ही मेज पर खाना खाता है। वह मांस खाता है, जबकि हम तीनों माँ और बेटियां सब्जियां खाती हैं। वह चावल खाता है, जबकि हम दलिया पीते हैं। हम उसके साथ मालिक जैसा व्यवहार करते हैं। मैं उसके साथ कितनी सख्ती कर सकती हूँ? बी जियानिक्सिंग ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं समझ गया डायरेक्टर ली। अगर आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले तो ऐसा मत कीजिए। हंसते हुए वह दक्ष के पास गया, उसके कान के पास झुका और फुसफुसाया, दक्ष, अगर शर्मा परिवार चिकित्सा जगत में नाम कमाना चाहता है तो ये तभी संभव होगा जब मेरा चू परिवार चला जाए। वरना तुम धूप में दिन बिताने के बारे में भूल जाओ। यकीन नहीं हो रहा? कोशिश करके देखो। इसके साथ ही उन्होंने डीन झांग को सीधे विदाई दी और अपनी सीट पर वापस आ गए। दक्ष उसे जाते हुए देखती रही, बिल्कुल अवाक। अपनी गांड आजमाओ। डीन झांग ने देखा कि माहौल थोड़ा अजीब था, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपने लोगों को दूर ले गए, फिर मुख्य सीट से सभी को कुछ उत्साहवर्धक शब्द कहे। दक्ष, तुम अभी चुप क्यों थे? मेरा जरा भी बचाव क्यों नहीं कर रहे थे? थप्पड़। मेरी सास बहुत क्रोधित हुई और दहाड़ते हुए उसे थप्पड़ मारने लगी। दक्ष ने कहा, वह गलत नहीं था। मेरी सास का चेहरा उतर गया और उन्होंने कहा, तो तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ सख्ती बरती? क्या वजह यह है कि मेरे शर्मा परिवार के चावल स्वादिष्ट नहीं हैं, या मेरे शर्मा परिवार का बचा हुआ खाना थोड़ा ठंडा है? अगर मेरे शर्मा परिवार ने तुम्हें अपने घर में न रखा होता और न ही तुम्हारी शादी हमारे परिवार में होने दी होती तो तुम बहुत पहले ही भूख से मर गए होते। तुम्हारी बहन पढ़ाई नहीं कर पाती और आखिरकार एक अपराधी बन जाती, समाज में घुल मिल जाती, तुम्हारी तरह सड़कों पर भटकती। दक्ष ने उसे घूरा, जिससे मेरी सास डरकर एक कदम पीछे हट गईं। फिर पीछे हटने में शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह क्रोधित हो गईं और फिर से वार करने के लिए तैयार होकर हाथ उठा लिया। तुम्हारी हिम्मत मुझे घूरने की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा, कृतघ्न कमीने। फार्मास्यूटिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चू जियांगहे और उपाध्यक्ष लियू वेन यहाँ हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा, और तुरंत सबने देखा कि दो लोग प्रवेश द्वार से अंदर आ रहे हैं और सुरक्षा गार्ड रास्ता साफ कर रहे हैं। पहला व्यक्ति 40 वर्ष से अधिक आयु का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह कोई और नहीं बल्कि चू जियांगहे था, जो फार्मास्यूटिकल मर्चेंट्स एसोसिएशन का उपाध्यक्ष और चू परिवार का एक बुजुर्ग था। उसके बगल में एक छोटे बालों वाली कुशल और योग्य महिला खड़ी थी, लगभग 30 साल की, लंबी और खूबसूरत, नाजुक चेहरे वाली, लंबी पोशाक पहने हुए। वह लियू वेन थी, वे अस्पताल की डीन। उनके आगमन पर तुरंत ही सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे तथा अनेक डॉक्टर, विशेषज्ञ और प्रोफेसर उनके चारों ओर एकत्रित हो गए। ये दोनों जाने माने डॉक्टर थे, जिन्हें पहले से ही भूत प्रेत डॉक्टर माना जाता था। सही समय आने पर वे किसी भी क्षण भूत प्रेत डॉक्टर बन सकते थे और हजारों लोग उनका सम्मान करते थे। दोनों ने डीन का अभिवादन किया और फिर प्रोटोकॉल के अनुसार वे तीनों उपडीन उम्मीदवारों का अभिवादन करने वाले थे। सभी ने अपनी सांस रोक ली, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रवैया ही उपडीन पद के परिणाम को काफी हद तक निर्धारित करेगा। चू जियांगहे स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे बी जियानिक्सिंग के पास चले गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए, जिससे हर कोई अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु हो गया। तभी डीन लियू वेन ने कमरे का निरीक्षण किया, जिससे सभी लोग तुरंत घबरा गए। बी जियानशिंग गर्व से खड़े थे, चू जियांगहे उनके बगल में खड़े थे, जिससे उन्हें अपार आत्मविश्वास मिल रहा था।
चू जियांगहे ने उन्हें चुपके से ये भी बताया कि चू परिवार ने व्यवस्था कर ली है और लियू वेन जरूर उनका साथ देंगे। कौन जाने। लियू वेन ने पहले तो उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं और वह ली न्यानजियाओ की तरफ चल पड़ी। मेरी सास ली न्यानजियाओ थोड़ी भावुक थीं, लगभग खुशी के आंसू बहा रही थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी। लियू वेन को जरा रुको, दक्ष की तरफ चलने का क्या मतलब है? मेरी सास चिंतित और घबराई हुई थीं। वह पहले से ही अपनी छाती फुलाए हुए थी, लियू वेन के आने और उसका अभिवादन करने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन लियू वेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। इसके बजाय वह दक्ष की ओर चली गई। बकवास। मेरी सास तो हक्की बक्की रह गई। टीम हैरान रह गई, हर कोई दंग रह गया। बी जियानशिंग और चू जियांगहे भी हैरान रह गए। उन्होंने शुरू में सोचा था कि लियू वेन ली न्यानजियाओ की तरफ चल रहे हैं और थोड़े नाराज भी हुए, लेकिन किसे पता था कि लियू वेन असल में दक्ष की तरफ चल रहे हैं। दक्ष एक निकम्मा दामाद जो अपनी जीविका के लिए शर्मा परिवार पर निर्भर है, भले ही हाल ही में उसे कुछ ध्यान मिला हो, वह लियू वेन से मुलाकात के लिए योग्य नहीं है। क्या लियू वेन पागल है? हर कोई हैरान था। निंग शुआंग और किन एरमिंग भी स्तब्ध थे, कुछ हद तक चकित। किन एरमिंग ने कहा, क्या वह बदमाश प्रसिद्ध डॉक्टर लियू वेन को जानता है? निंग शुआंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ भींच लिए। उसकी नज़रें उन दोनों पर टिकी रहीं। मेरी सास ली न्यानजियाओ दक्ष के ठीक बगल में थी, लेकिन लियू वेन को केवल दक्ष तक चलते देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह पलटकर मुस्कुराकर कहे, निर्देशक लियू, बहुत समय हो गया, आप पहले से कहीं अधिक सुंदर लग रही हैं। लियू वेन ने पहली बार उसे देखा और मुस्कुराया, ओह, ये निदेशक ली है, बहुत समय हो गया। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। ली न्यानजियाओ लगभग रोने लगी, उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा था। ओह, ये निर्देशक ली है से उनका क्या मतलब था? क्या तुम्हें सच में पता नहीं मैं यहाँ हूँ? मैं एक जिंदा इंसान हूँ, दक्ष के ठीक बगल में, और तुमने सिर्फ उसे देखा, मुझे नहीं। उसका अभिवादन करने के बाद लियू वेन ने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष, मैंने आपकी कई बार मदद की है, क्या आप पूर्वी जिले में मेरे लिए जमीन का एक टुकड़ा नहीं बचाएंगे? मैंने चुनयुन से सुना है कि आप इसे खुद विकसित करने की योजना बना रहे हैं। यह उचित नहीं है, आप मुझे अपनी दौलत बनाने में कैसे शामिल नहीं कर सकते? हर कोई चौंक गया, मेरी सास भी दंग रह गईं। तो वे सचमुच एक दूसरे को जानते थे। फिर वह ये भी समझ गई कि दक्ष को लियू वेन से कई बार मदद मिली थी, जिससे उसका दिल हिल गया था। यदि उसे अस्लोखंत का समर्थन नहीं मिल सका, तो लियू वेन का समर्थन मिलना भी उतना ही अच्छा था। वह हंसी और बोली, डायरेक्टर लियू, मेरे दामाद दक्ष को पूर्वी जिले के विकास के बारे में कुछ नहीं पता। वह जमीन उसने बुजुर्ग मालिक के पैसों से फसल उगाने के लिए खरीदी थी। इससे क्या दौलत कमाई जा सकती है? इस बिंदु पर उसने दक्ष को तिरस्कारपूर्वक घूरते हुए कहा, मेरा दामाद कैसा इंसान है, मैं ली न्यानजियाओ नहीं जानती। वह तो बस एक निकम्मा इंसान है। माफ़ करना, मुझे इतना सीधा नहीं होना चाहिए था। दक्ष, इसे दिल पर मत लेना, लेकिन तुमने पहले ओल्ड मास्टर को उनके जन्मदिन के भोज में 2 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। हालांकि बाद में ये पैसा वापस मिल गया था, लेकिन तुमने इसे ओल्ड मास्टर को दिया था, मुझे नहीं, यानी मुझे 4 करोड़ का नुकसान हुआ। तो मेरा आपसे कुछ शब्द कहना कोई बड़ी बात नहीं है ना? हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने दक्ष का ठंडा चेहरा देखा, जिससे वह तुरंत क्रोधित हो गई। उसे सबसे ज्यादा नफरत दक्ष के इस तरह व्यवहार करने और अपना रवैया दिखाने की हिम्मत दिखाने से थी। अगर उसने उसे सबक नहीं सिखाया, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि शर्मा परिवार की दूसरी शाखा का मुखिया कौन है। क्या उसने सचमुच सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि मित्तल परिवार के विला पर उसका नाम दक्ष लिखा था, वह उसका हो गया? यह उनके शर्मा परिवार की तरफ से एक दान था, और वह ली न्यानजियाओ इसे कभी भी वापस ले सकती थी। दक्ष, ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? पूर्वी जिले में वो जमीन खरीदने में तुमने कितना खर्च किया? ये परिवार ने यूं ही 3 करोड़ में जमीन का एक टूटा फूटा टुकड़ा बेच दिया, जो खेती के लिए भी बहुत महंगा था, और फिर भी तुमने उसे खरीद लिया। 3 करोड़ तो बर्बाद हो गए। अब इसकी कीमत कितनी है? मेरी सास ली न्यानजियाओ इतनी गुस्से में थी कि उनका मन कर रहा था कि खून थूक दूं। अगर वो 3 करोड़ उन्हें दे दिए जाते तो कितना अच्छा होता। बूढ़ा मास्टर पक्षपाती था और दक्ष एक खर्चीला व्यक्ति था। ये दृश्य देखकर सभी को थोड़ा अजीब लगा और दक्ष के लिए थोड़ी सहानुभूति भी हुई। शर्मा परिवार का दामाद होने के नाते वह सचमुच बहुत दुखी था। हालांकि वे सभी जानते थे कि दक्ष एक जाल में फंस गया था। ली न्यानजियाओ पहले से ही उपनिदेशक पद को लेकर परेशान थी, और फिर उसे उकसाना पड़ा। यहाँ तक कि ली न्यानजियाओ के बजाय लियू वेन विशेष रूप से उनका अभिवादन करने आईं, जिससे उनका चेहरा उतर गया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भड़क गईं। किन एरमिंग ने नाक भान से कुढ़ी, वह बूढ़ी औरत बहुत दबंग है, लेकिन उस बदमाश को डांटना उसके लिए सही है। निंग शुआंग ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी गरीबी में जी रहा होगा।
अगर ऐसा है तो वह तलाक क्यों नहीं ले लेता? केनेर मिंग ने कहा, बेहतर यही है कि वह तलाक न दे, उसे तकलीफ सहने दो। अगर वह तलाक दे भी दे तो कौन उससे शादी करने को तैयार होगा? हे। निंग शुआंग ने बोलना बंद कर दिया, अपना सिर नीचे कर लिया और आह भरते हुए बोली, काश मैं। मेरी सास अभी भी बड़बड़ा रही थी, दक्ष हिम्मत मत हारो। आज सबके सामने मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बताओ, पूर्वी जिले में तुमने जो जमीन खरीदी थी उसकी अब कितनी कीमत है? तुमने 300 करोड़ बर्बाद कर दिए। दक्ष ने कहा, ये परिवार की वह जमीन पहले से ही 500 मिलियन की है। धप धप धप। मेरी सास 3 कदम पीछे हट गईं, उनका चेहरा सदमे से भर गया। फिर वह जोर से हंस पड़ी। दक्ष, तुम पागल हो क्या? तुम बेवकूफ़ हो? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि ये परिवार की ज़मीन की कीमत 500 मिलियन है? एक हफ्ते पहले वो ज़मीन बेकार थी। ये परिवार ने तुम्हें धोखा दिया, उसे तुम्हें 3 करोड़ में बेच दिया और अब तुम कहते हो कि उसकी कीमत 5 करोड़ है। देखते हैं कौन खरीदता है। हर कोई कानाफूसी भी कर रहा था, ऐसी बात स्पष्ट रूप से चौंकाने वाली थी। लियू वेन ने अचानक धीमे स्वर में कहा, पूर्वी जिले में ये परिवार की वह ज़मीन आधे दिन पहले 500 मिलियन की थी, लेकिन अब इसकी कीमत 800 मिलियन है। 800 मिलियन, 30,000 वर्ग फीट जमीन जिसकी कीमत 800 मिलियन है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ तक कि शेयर भी इस तरह नहीं बढ़ते, क्या जमीन भी इस तरह बढ़ सकती है? मेरी सास के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। अगर ये बात कहने वाला लियू वेन न होता तो वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाती, लेकिन लियू वेन के कहने के बावजूद भी उन्हें यकीन नहीं हुआ। असंभव, ये परिवार की उस जमीन की कीमत 800 मिलियन कैसे हो सकती है? ये तो साफ तौर पर बंजर जमीन है। कई लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और पाया कि यह अविश्वसनीय है। पूर्वी जिला हमेशा से वीरानी का पर्याय रहा है। वहाँ गाड़ियाँ कम ही जाती थीं और बहुत कम लोग सैर सपाटे के लिए भी जाने को तैयार होते थे। यद्यपि वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन यदि कोई नहीं गया तो इसका कोई मूल्य नहीं था। हर कोई जानता था कि ये परिवार ने कुछ साल पहले वहाँ जमीन खरीदने के लिए 300 मिलियन खर्च किए थे और दक्ष ने कुछ दिन पहले ही इसे अपने कब्जे में ले लिया था। ये तो सभी जानते थे, लेकिन किसी को विश्वास नहीं हुआ कि इसकी कीमत 500 मिलियन या 800 मिलियन थी। दक्ष भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर कुछ समझ में आया। लियू वेन ने शांति से कहा, मैं लियू परिवार से हूँ, मुझे कैसे पता नहीं चला? पूर्वी जिले में 2 घंटे पहले एक पहाड़ अचानक समतल हो गया, दोनों माउंट गायब हो गए और पूरा इलाका समतल हो गया, जिससे हजारों वर्ग फुट जमीन खाली हो गई। पूर्वी जिला और शहर का केंद्र अब जुड़ गए हैं। अगर मलबा साफ कर दिया जाए और सड़क बना दी जाए तो पूर्वी जिले की जमीन सोने के बराबर कीमत की हो जाएगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हिस, सब लोग हौंफने लगे। मेरी सास भी अचंभित रह गईं। इसी समय हॉल में लगे टीवी पर पूर्वी जिले के 2 बड़े पहाड़ों के समतल होने की खबर भी प्रसारित हुई। नेतागण प्रसन्न हुए और उन्होंने इस बात की खूब प्रशंसा की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे पूर्वी जिले के विकास का जोरदार समर्थन करेंगे तथा सभी नीतियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सच है। इसके अलावा समाचार के अंत में एक और चौंकाने वाली जानकारी दी गई। ये परिवार 30,000 वर्ग फीट जमीन वापस खरीदने के लिए 800 मिलियन का भुगतान करने को तैयार था, जिसे उन्होंने पहले बेच दिया था। बकवास, क्या ये वास्तव में 800 मिलियन का है? मेरी सास के चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से विविधता थी, फिर उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने मुस्कुराते हुए दक्ष की ओर देखा। दक्ष, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे जैसा माना है। उस जमीन पर एक विला बनाया जा सकता है, हमारे परिवार के लिए वहां रहना कितना आरामदायक होगा। तथापि, दक्ष ने कहा, तुम सपना देख रहे हो। दक्ष, ज्यादा दूर मत जाओ। उसकी सास गुस्से से आग बबूला हो गई। दक्ष ने हिम्मत करके उसे जवाब दिया, और वो भी सबके सामने। वह बहुत दूर चला गया था। साथ ही वह हैरान और गुस्से से भर गई। दक्ष पहले तो उसके अधीन था, उसे अपनी मर्जी से धमकाने, मारने और डांटने देता था। लेकिन अब वह एक अलग इंसान बन गया था। हालांकि वह अभी भी कंगाल था, फिर भी किस्मत ने उसका साथ दिया और जमीन का एक टुकड़ा खरीदकर करोड़ों कमा लिए। हालांकि ये सिर्फ किस्मत थी और पैसा तो बूढ़े मालिक का था। थोड़ी सी अच्छी किस्मत के अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। वह अभी भी एक निकम्मा इंसान था। फिर भी इस निकम्मे ने उसका विरोध करने की, उसे पलटकर जवाब देने की, यहाँ तक कि उससे बात करने की भी हिम्मत की। यहाँ तक कि जब उसने उसे मारने की कोशिश की तो उसने चकमा देने की भी हिम्मत की। बेकार, बिल्कुल बेकार। वह क्रोधित हो गई। यदि भीड़ न होती तो उसकी सास दक्ष को टुकड़े टुकड़े कर देती। दक्ष, यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि तुम भाग्यशाली हो और पूर्वी उपनगरों में जमीन मिल गई, तुम गैरकानूनी काम कर सकती हो। मैं तुमसे कहती हूँ, अगर मैं एक दिन के लिए तुम्हारी सास हूँ तो जिंदगी भर तुम्हारी सास रहूंगी और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उसने ठंडे चेहरे से कहा। दक्ष को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखा। अगर दक्ष ने ज्यादा पैसे कमा भी लिए तो क्या हुआ?
वो जमीन दक्ष के पैसों से नहीं खरीदी गई थी, वो उसके बूढ़े मालिक के पैसे थे। दूसरे शब्दों में, वास्तव में वह भूमि अभी भी उनके शर्मा परिवार की, या कम से कम ओल्ड मास्टर की होने की बहुत अधिक संभावना थी। जहां तक दक्ष की बात है तो ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ अच्छी किस्मत और थोड़ी सी मेहनत की कमाई थी। तो क्या हुआ? उसकी बेटी पहले से ही एक प्रथम श्रेणी की गुरु थी और भविष्य में वह निश्चित रूप से प्रमुखता हासिल करेगी, जिससे शर्मा परिवार 4 महान परिवारों की तरह एक शक्ति बन जाएगा या उनसे भी आगे निकल जाएगा। उनका शर्मा परिवार एक शक्तिशाली परिवार था जिसमें 2 प्रथम श्रेणी के स्वामी थे और तीसरा भी उभरने वाला था। वह ये भी जानती थी कि चेतन परिवार चला गया है, शर्मा परिवार अनिवार्य रूप से उनकी जगह ले लेगा। उस समय दूसरी शाखा की मालकिन होने के नाते अपनी बेटी के साथ, जो एक उच्च कोटि की गुरु और शर्मा परिवार की आधारशिला है, वह अभी भी ऊंची और शक्तिशाली होगी। दक्ष एक गरीब लड़का था जो अपने शर्मा परिवार से चिपका हुआ था। उसकी सास मन ही मन चिढ़कर बोली, अगर उसने उसे सबक नहीं सिखाया तो वह सचमुच सोचेगा कि सिर्फ पूर्वी उपनगरों की बदौलत वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। यदि यह जारी रहा तो क्या परिवार में अराजकता नहीं फैल जाएगी और दामाद को ही फैसले लेने का मौका नहीं मिल जाएगा? कुछ ही दिनों में शर्मा परिवार की बोर्ड मीटिंग होगी। मुझे अपने हाथों में और ज्यादा संसाधन लेने का प्रस्ताव रखना होगा और साथ ही दक्ष को यह समझाना होगा कि शर्मा परिवार के बिना वह बेकार है। उसकी सास ने दक्ष को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, दक्ष, पूर्वी उपनगरों वाली उस जमीन को यूं ही मत बेचो। इसे हमारा शर्मा परिवार संभालेगा। और ये मत सोचना कि सिर्फ 300 मिलियन के 800 मिलियन हो जाने से तुम 500 मिलियन ले लोगे। वो शर्मा परिवार का है। ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हारे लिए 50,000 पाने के लिए लड़ूंगा। 50,000? उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि यह सबसे बड़ी भिक्षा थी जो वह दे सकती थी। जब कर्मचारी अपने मालिक को कई 100 मिलियन कमाने में मदद करते हैं और उन्हें कुछ हजार या कुछ 100 रुपये दिए जाते हैं, तो क्या दूसरों को तब भी आभारी नहीं होना चाहिए? तुम्हें 50,000 दे रहा हूं और तुम फिर भी संतुष्ट नहीं हो। उसकी सास ने ऐसा सोचा, फिर दक्ष के आभार प्रकट करने की प्रतीक्षा करने लगी। हालांकि दक्ष ने उसकी ओर देखा तक नहीं, जिससे वह क्रोधित हो गई। ये निकम्मापन हाथ से बाहर होता जा रहा था। लियू वेन ने बगल से देखते हुए आह भरी और सिर हिलाया। उसे लगा कि ली न्यानजियाओ ज्यादा होशियार नहीं लग रहे थे। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि पूर्वी उपनगरों में उस जमीन को खरीदने के लिए किसके पैसे का इस्तेमाल किया गया? महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमि दक्ष के नाम पर पंजीकृत है और उसने सुना था कि पूरा पूर्वी उपनगर, हजारों एकड़ जमीन दक्ष के नाम पर थी। वह पूर्वी उपनगरों का निर्विवाद राजा बन गया था। उसकी अन्य भूमि भी अमूल्य थी। ली न्यानजियाओ अंधी थी, उसे यह नहीं पता था कि उसका दामाद इतना मूल्यवान है, फिर भी वह हर तरह से उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने की हिम्मत कर रही थी। लियू वेन को ली न्यानजियाओ को याद दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दक्ष का अभिवादन करने और भोजन का प्रबंध करने के बाद वह पीछे हट गईं और निर्देशक झांग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने उपनिदेशक पद के किसी भी उम्मीदवार का अभिवादन नहीं किया। हर कोई अचंभित था और साथ ही उनके दिल हिल गए थे, जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो सके। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि लियू वेन दक्ष को जानते होंगे, और उन्होंने कभी यह भी नहीं सोचा था कि दक्ष इतने भाग्यशाली होंगे कि पूर्वी उपनगरों में उन्होंने जो जमीन खरीदी थी उसका मूल्य लगभग 3 गुना हो गया था। ये भाग्य अत्यंत ईर्ष्यापूर्ण था। केनेर मिंग भी बुदबुदाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह बदमाश इतना भाग्यशाली होगा। 300 मिलियन में खरीदी गई जमीन कुछ ही दिनों में 800 मिलियन की हो गई। निंगशुआंग मुस्कुराया और बोला, दरअसल मैं कभी कभी उसके बारे में अफवाहें सुनता रहता हूँ। मुझे लगता है कि वह दिखने में जितना सीधा सादा है उतना है नहीं, वह बहुत ही असाधारण है। केनेर मिंग चौंक कर बोला, बहन शुआंग, क्या तुम पागल हो? तुम ये तो नहीं सोच सकती कि वह जो भी करता है सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि वह सुंदर है। पूर्वी उपनगरों की वह जमीन निश्चित रूप से उसकी किस्मत अच्छी थी। मेरा किन परिवार इस बात की जांच कर रहा है कि पूर्वी उपनगरों के पहाड़ को किसने समतल किया। अगर किसी गुरु ने उस पहाड़ को समतल न किया होता तो दक्ष की जमीन पर अब भी पेड़ लगाए जाते। इस पर उसने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे पिताजी भी यहीं सागरनगर शहर में हैं। मैं नहीं चाहती कि वे मुझे इतनी जल्दी वापस घसीट ले जाएं। हर कोई कानाफूसी कर रहा था और दक्ष और पूर्वी उपनगरों का मामला अस्थायी रूप से भीड़ की चर्चा का विषय बन गया। यहां तक कि उपनिदेशक के चुनाव पर भी शायद ही किसी ने चर्चा की। अचानक राष्ट्रपति फैंग वानक्विंग यहाँ हैं। धमाका। इन शब्दों पर सभी लोग हंगामा करने लगे और उत्सुकता से देखने लगे। वह शेंजोऊ का सबसे युवा भूत चिकित्सक था, जिसके पास दिव्य चिकित्सा कौशल था जो अथाह और भयानक था। दक्ष ने भी देखा, सुषमा अभी भी पहले की तरह ही थी, सुंदर और गरिमामयी, नाजुक चेहरे की विशेषताओं के साथ, एक लंबा आंकड़ा, बंधे हुए बाल और एक सफेद लैब कोट पहने हुए। आज उनका मुख्य कार्यक्रम नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे आयोजन स्थल का ध्यान उन्हीं पर था।
सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया और वे डॉक्टर तो और भी अधिक कट्टर हो गए, उनकी आंखें जंगली हो गईं। दक्ष ने ये भी देखा कि उसकी सास सुषमा को कट्टरता और उत्तेजना से देख रही थी और साथ ही खुद से कुछ बुदबुदा रही थी। सबसे युवा, सबसे प्रतिभाशाली, सबसे सुंदर, दक्षिण पूर्व प्रांत की चिकित्सा साम्राज्य और महिला न्यायाधीश के रूप में जानी जाने वाली सुषमा। काश मुझमें उनकी आधी भी प्रतिभा होती तो कितना अच्छा होता। चू जियांगहे और बी जियानिक सिंह के चेहरों पर भी हल्की मुस्कान थी। बी जियानिक सिंह ने कहा, एल्डर चू, क्या राष्ट्रपति फैंग का ख्याल रखा गया है? चू जियांगहे ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, किसी भी डॉक्टर को मेरे चू परिवार को कुछ सम्मान देना ही होगा। हालांकि सुषमा बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन सागरनगर शहर में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरा चू परिवार संभाल न सके। बी जियानिक सिंह को राहत मिली और उन्होंने आह भरी, ऐसी स्थिति में मुझे इस बार उपनिदेशक का पद मिलना निश्चित है। चू जियांगहे ने कहा, इस बार उपनिदेशक का पद जीतना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य शर्मा परिवार को चिकित्सा जगत से हटाना है। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मेरे चू परिवार के उद्योग में हस्तक्षेप करने की हिम्मत की और मैं शर्मा परिवार के सभी अंगों को काट दूंगा। बी जियानशिंग हंसे, बड़े चू, चिंता मत करो। शर्मा परिवार की ली न्यानजियाओ भी एक बूढ़ी औरत है, बिल्कुल अपने दामाद की तरह, निकम्मी, चिंता करने लायक नहीं। दोनों हंसते हुए इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सुषमा डायरेक्टर झांग का अभिवादन समाप्त कर उनके पास आएगा। कौन जानता था कि सुषमा वास्तव में ली न्यानजियाओ की ओर चल पड़ा है। यह क्या बकवास था। ली न्यानजियाओ भी उत्साहित थी। वह लगभग पागल सी हो गई थी, बुदबुदा रही थी, हा, वह मेरे पास आ रही है, वह मेरे पास आ रही है, वह मेरे पास आ रही है। लेकिन सुषमा दक्ष के सामने रुक गया। मिस्टर दक्ष, आपको कल का खाना अभी भी देना है। सुषमा दक्ष के सामने खड़ी थी। सबको वह लंबी और खूबसूरत महिला अपने प्रेमी के सामने खड़ी एक जवान लड़की जैसी लग रही थी। एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर स्त्री, देखने लायक दृश्य। और उसके शब्दों ने सबको और भी अधिक चौंका दिया। सुषमा ने वास्तव में दक्ष को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। वे अचंभित रह गए। लियू वेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सास तो अचंभित हो गई। किन एर मिंग और निंग शुआंग दंग रह गए। हर कोई अचंभित था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सुषमा, जिन्हें चिकित्सा की महारानी के रूप में जाना जाता है, से बात करना इतना आसान था, और यहाँ तक कि उन्होंने दक्ष के साथ भोजन करने के लिए भी सहमति व्यक्त की, यहाँ तक कि उन्होंने खुद इस बारे में बात भी की। ये सचमुच अतिशयोक्ति थी। हालांकि दक्ष ने कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे खाना खिलाना चाहते हो? लेकिन मैंने तुम्हें साफ साफ कहा था कि मैं तभी जाऊंगा जब मेरे पास समय होगा। हिस, झनकार। कई लोग हौंफने लगे, उनके दिल टूट गए, उनके सिर में झुंझुनी होने लगी और उनकी आंखें सदमे से भर गईं। लियू वेन हैरान रह गया। किन एर मिंग और निंग शुआंग हैरान थे। सास हैरान रह गई। हर कोई हैरान था। सुषमा को जानने वाला हर एक व्यक्ति अचंभित था। ये भोजन वास्तव में सुषमा द्वारा लाया गया था और वह वही थी जो दक्ष को भोजन कराना चाहती थी, लेकिन दक्ष अभी भी सहमत नहीं हुई थी। क्या बकवास है। यह अविश्वसनीय है। ये कैसी लय है। हर कोई अविश्वास में था, सोच रहा था कि उन्होंने गलत सुना है। चू परिवार की तरफ से बी जियानिक सिंह तुरंत चिल्लाया, दक्ष, तुम क्या बकवास कर रही हो? राष्ट्रपति फैंग तुम्हें रात के खाने पर कैसे आमंत्रित कर सकते हैं? उसे जल्दी से बाहर निकलना पड़ा क्योंकि उसे लगा कि राष्ट्रपति फैंग इस समय बहुत शर्मिंदा हैं और अगर उन्होंने राष्ट्रपति फैंग को इस शर्मनाक समस्या को सुलझाने में मदद की तो निश्चित रूप से उन्हें एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। यहाँ तक कि चू जियांगहे ने भी बी जियानिक सिंह के कार्यों से संतुष्ट होकर सहमति में सिर हिलाया। सास, ली न्यानजियाओ इस बात से नाराज थीं कि वह एक कदम बहुत धीमी थी और पहले बाहर नहीं निकली थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यह उसका दामाद था, उसके पास उसे सबक सिखाने के लिए बहुत समय था, वह जो भी कहती वही होता। ठीक है दक्ष, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम तो बस मेरे दामाद हो। ली न्यानजियाओ, राष्ट्रपति फैंग तुम्हें खाने पर बुला रहे हैं। तुम्हें सच में अपनी तारीफ करना आता है। हालांकि कौन जानता था कि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, सुषमा ने अफसोस भरे चेहरे से कहा, क्या ऐसा है? ये तो बहुत शर्म की बात है। फिर तो मैं अगली बार मिस्टर दक्ष को ही बाहर चलने के लिए कह सकती हूँ। प्लीज़ मुझे ये सम्मान दीजिए। दक्ष ने अधीरता से कहा, ठीक है, परेशान करना बंद करो। सब लोग, बी जियानिक सिंह, ली न्यानजियाओ, क्या बकवास है। वे सभी अचंभित रह गए। यह क्या बदतमीजी है। हमने क्या देखा? सुषमा ने सच में दक्ष को रात के खाने पर आमंत्रित किया था, लेकिन दक्ष ने मना कर दिया और यहाँ तक कि घृणा से भरी नज़रों से हर तरह से मना करने की कोशिश की। और उसने सुषमा को एक बदमाश भी कहा। क्या बकवास है। क्या इससे अधिक अतिशयोक्ति हो सकती है? हर कोई स्तब्ध था और वे पुरुष डॉक्टर दिल टूटा हुआ था, रो रहे थे और अपनी छाती पीट रहे थे। सुषमा चिकित्सा के क्षेत्र में लगभग सभी पुरुष डॉक्टरों की ड्रीम गर्ल थी, यहाँ तक कि मरीज भी उसे अपनी ड्रीम गर्ल मानते थे। फिर भी दक्ष के सामने वह इतनी विनम्र थी।
कई लोग दक्ष को घूर रहे थे, विशेष रूप से पुरुष जो चाहते थे कि वे व्यक्तिगत रूप से उस पर झपट पड़ें और उसे टुकड़े टुकड़े कर दें। यदि उनका आत्मसम्मान न होता तो सभी लोग उसे पहले ही डांट चुके होते। बी जियानिक सिंह की आंखें बेहद ठंडी थीं, उनमें हत्या का इरादा था और उसने अपना पैर नीचे दबा दिया जिससे जमीन पर दरारें दिखाई देने लगीं। शांत हो जाएं, चू जियांगहे ने बिना सिर घुमाए शांति से कहा, थोड़ी सी अधीरता महान योजनाओं को बिगाड़ देती है। बी जियानिक सिंह ने दांत पीसते हुए कहा, सब जानते हैं कि मैं मन ही मन सुषमा को पसंद करता हूं, लेकिन वो और दक्ष अब भी उसका मजाक उड़ाते हैं। ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है, मैं उसे मार डालूंगा। चू जियांगहे ने कहा, चिंता मत करो, एक मौका जरूर मिलेगा। चेतन परिवार चला गया है और अब चिरंजीत और चेन जेन पागल कुत्तों की तरह हैं जो हर जगह शर्मा परिवार के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने उदासीनता से कहा, दक्ष ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। बी जियानिक सिंह को अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ, उसने अपनी छाती पकड़ ली और कहा, लेकिन सुषमा, वह दक्ष, वह उसका दिल इतना दुख रहा था कि वह सांस नहीं ले पा रहा था। किन इरमिंग भी सन रह गई, उसका चेहरा भावशून्य और फिर तिरस्कार से भर गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि औषधि की महारानी इससे ज्यादा कुछ नहीं होंगी। उन्होंने विनम्रता से एक शादीशुदा आदमी को खाने पर चलने के लिए आमंत्रित किया, मना कर दिया गया और फिर भी निराश नहीं हुई। अगली बार फिर से उसे बाहर चलने के लिए आमंत्रित करना चाहती थीं। क्या बेवकूफ़ है, वाह। वह घृणा से भरी हुई थी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि इस बार निंग शुआंग ने उसकी बात नहीं दोहराई बल्कि अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से जटिल थी। दक्ष ने पहले तो सुषमा को गौर से देखा, जिससे वह थोड़ी घबरा गई। फिर सुषमा ने उसे खाने पर चलने के लिए कहा तो उसका दिल और भी बैठ गया। तब दक्ष ने मना कर दिया और वह बहुत खुश हुई। लेकिन दक्ष का सबके प्रति उदासीन रवैया उसे थोड़ा परेशान कर रहा था। सुषमा जैसी नेक और खूबसूरत महिला, जिसकी मेडिकल स्किल इतनी अच्छी थी, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अगर मैं जाती तो शायद मुझे भी रिजेक्ट कर दिया जाता। वह इतना उत्कृष्ट है, मैं कल्पना करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। सुषमा शांत और संयमित होकर पीछे हट गई, जैसे कि उसे पता ही नहीं था कि दक्ष के साथ उसकी बातचीत ने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और प्रतियोगिता शुरू होने का इंतजार करने लगी। दूसरी ओर दक्ष ने उदासीनता से सुषमा की ओर देखा। यह महिला, मुझे उसके द्वारा थोड़ा इस्तेमाल किया गया लगता है। वह वास्तव में मुझे एक ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उसे पता चल गया था कि सुषमा जानबूझकर उसके इतने करीब आ रही थी। बेशक, नमस्ते कहने की पहल करते हुए सुषमा ने महसूस किया होगा कि दक्ष में बहुत संभावनाएं थीं, न केवल रायपुर में, न केवल एक दिव्य चिकित्सक के रूप में और न केवल इसलिए कि कला विद्यालय को पता था कि दक्ष अमीर था। हालांकि नमस्ते कहने के बाद इतना विनम्र होना, इसका मतलब था कि उसके छिपे हुए इरादे थे। दक्ष ने बस यूं ही सोचा और समझ गया कि क्या हो रहा है। उसने अंदाज़ा लगाया कि सुषमा का कोई पीछा कर रहा है और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। सुषमा वास्तव में निर्देशक झांग के पास लौट आई और जब उन्होंने आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद की तो उनका दिल लंबे समय तक अशांत रहा। मैं इतना विनम्र क्यों हूँ? वो मुझे 2-3 बार मना कर चुका है, फिर भी मैं उसे क्यों बुलाना चाहती हूँ? सच में, मेरे पास उससे कहने के लिए और कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं उसके साथ खाना क्यों खाना चाहता हूँ? उसका पीछा किए जाने के कारण दक्ष को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। सास ने दक्ष को देखा, फिर सुषमा को, भौहें चढ़ाते हुए। उसकी आंखें तेज थीं और फिर उसने दक्ष की बांह पर मांस को चुटकी से दबाया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, दक्ष, सुषमा के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? दक्ष ने कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सामान्य रिश्ता। सास ने कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। दक्ष ने कहा, रुकिन भी उसे जानती है। कलजी की फार्मेसी का मामला उसकी मदद से सुलझ गया। सास पहले तो दंग रह गई, फिर खुश हुई और बोली, तो तुम मेरी बेटी की वजह से राष्ट्रपति फैंग को जानती हो? तो क्या मेरी बेटी रुकिन प्रेसिडेंट फैंग से मेरा साथ देने के लिए कह सकती है? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा। मैं जानती थी कि तुम, ये निकम्मे, प्रेसिडेंट फैंग जैसे उच्च वर्गीय व्यक्ति को शायद नहीं जानते। मेरी बेटी की वजह से ही तुम्हें उसकी शान का आनंद मिला होगा। उसे लगा कि वह सही कह रही है। दक्ष, एक निकम्मा, गरीब परिवार से, बिना किसी रिश्ते या संसाधन के, वह सुषमा को कैसे जान सकता था? यह उसकी बेटी की वजह से ही होगा कि दक्ष को सुषमा के बारे में पता चला और वह इस प्रतियोगिता के बारे में निश्चिंत हो सकी। दक्ष ने उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, रुकिन मेरी वजह से सुषमा को जानता है? क्या आपने कहा कि सुषमा ने आपकी वजह से जी की फार्मेसी को बचाया और मेरी बेटी रितिका आपकी वजह से सुषमा को जान पाए? सासली न्यानजियाओ धीमी आवाज में चिल्लाए। दक्ष ने सिर हिलाया। टकराना। सासली न्यानजियाओ ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, क्या तुम कृपया शेखी बघारना बंद कर सकते हो? हमारे शर्मा परिवार के पास शेखी बघारने के लिए इतना कुछ नहीं है। क्या तुम अपनी हैसियत के बारे में नहीं सोचते?
तुम इसके लायक कैसे हो सकते हो? उसने तिरस्कार से अपना सिर हिलाया, फिर खुशी से अपना सेल फोन निकाला और अपनी बेटी रितिका को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। दक्ष ने पाठ संदेश की सामग्री देखी। बेटी, तुम कब आओगी? क्या तुम सुषमा को जानती हो? पुकारें। रितिका ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, वैसे माँ, क्या दक्ष चला गया है? मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ, मैं उससे कहूँगी कि वह जाकर आपकी मदद करे। जब मेरी सास ने मैसेज देखा तो गुस्से से आग बबूला हो गईं। उन्होंने जल्दी से टाइप किया और भेज दिया, सास, तो तुम ही थी जिसने उसे यहाँ बुलाया था। ये हारा हुआ आदमी मुझे परेशान करने और गुस्सा दिलाने के अलावा और क्या कर सकता है? और क्या कर सकता है? रितिका, माँ, हालांकि दक्ष को चिकित्सा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी वह बहुत मेहनत करता है। सास, हाँ, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह बस हारेगा। वह मुसीबत खड़ी करने और दुश्मन की मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। रितिका, ओह, इसे छोड़ो, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। सास, जल्दी मत करो, राष्ट्रपति फैन को फ़ोन करो और उनसे कहो कि समय आने पर मेरा समर्थन करें। ये संदेश भेजने के बाद वह मुस्कुराए और उसकी आंखें चमक उठीं। सुषमा के समर्थन से उपराष्ट्रपति का पद उसका लगभग पक्का हो गया था। पुकारें। रितिका ने एक संदेश भेजा और इसे पढ़ने के बाद वह अवाक रह गई। क्या दक्ष वहाँ नहीं है? उसने सुषमा से मेरा परिचय कराया, उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए। सुषमा ने उसे रात के खाने पर भी बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। तुम उससे अपनी बात रखने के लिए कह सकती हो, वह मुझसे ज़्यादा काम आएगा। मेरी सास तो हक्की बक्की रह गई। वह इतना स्तब्ध लग रहा था कि वह अपना फ़ोन भी बड़ी मुश्किल से पकड़ पा रहा था। दरअसल टीम के कई डॉक्टरों ने भी यह जानकारी देखी। इस पल वे सभी दंग रह गए और उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। लीनियानजियो की निगाहें अपने ऊपर घूमती देख वे सभी जल्दी से वहां से चले गए, फिर भी अपने अंदर के सदमे को छुपाने में असमर्थ रहे। ये पता चला कि सुषमा वास्तव में दक्ष को जानती थी, जिसने उसे रितिका से मिलवाया था, और उनके बीच वास्तव में अच्छे संबंध थे। सुषमा ने वास्तव में दक्ष को रात के खाने पर आमंत्रित करने की पहल की, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसका मतलब ये था कि सुषमा को दक्ष द्वारा न केवल एक बार बल्कि 3 बार अस्वीकार कर दिया गया था। वे हैरान रह गए। इस दक्ष में ऐसी क्या खूबी है? सुंदर, लंबा और अमीर होने के अलावा और क्या है उसके पास? सारी औरतें उसके साथ इतनी अच्छी क्यों हैं? यहाँ तक कि सुषमा भी उसे खाना खिलाना चाहती है। सास का चेहरा तुरंत बदसूरत हो गया। उसे लगा कि उसका चेहरा सूज गया है, और यह सूजा दक्ष ने नहीं, बल्कि खुद उसने ही किया है। उसने अभी अभी दक्ष का मजाक उड़ाया था और कहा था कि वह कुछ भी नहीं है और बेकार है, और वह सुषमा से मिलने के लिए रितिका पर निर्भर है। परिणामस्वरूप उसे तुरंत थप्पड़ मारा गया। बेटी रितिका द्वारा बोला गया हर शब्द बम की तरह था, जो उसकी सास को बाहर से कुरकुरा और अंदर से नर्म कर रहा था। वह अजीब तरह से मुस्कुराई। दक्ष, क्या अभी अभी लगा थप्पड़ दुखा? मेरा दिल तो और भी दुख रहा है। दक्ष ने हंसते हुए कहा, चले जाओ। सास ने कहा, गुस्सा मत हो, तुम सुषमा को जानती हो, तुम उससे बहुत परिचित हो। मेरी बेटी पहले ही कह चुकी है कि तुम। दक्ष ने कहा, रुकिन ने मुझे उससे मिलवाया था, आप मेरी पत्नी से मदद मांग सकते हैं। सास तो बहुत गुस्से में थी, ये साला तो मुझसे भी आगे निकल गया। वह गुस्सा होने ही वाली थी कि दक्ष को सबक सिखाना चाहती थी, उसे समझाते हुए कि वह ये न सोचे कि सिर्फ मदद मांगने से वह जो चाहे कर सकता है। उसे ज़रूरत पड़ने पर मदद करनी चाहिए, और उसकी मदद पाना उसके लिए सम्मान की बात है। दक्ष, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। मेरे दामाद होने के नाते मेरी मदद कर पाना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। हर कोई मेरी मदद करने के काबिल नहीं होता। सास चिल्लाए। दक्ष बस हंसा और उसका पीछे का दरवाजा लेने का कोई इरादा नहीं था। सास उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी, लेकिन इस समय दीन झांग ने पहले ही माइक्रोफोन उठा लिया था और जोर से कहा, अभी अभी मुझे एक संदेश मिला है कि चमत्कारिक डॉक्टर फोन क्यू ऑपरेटिंग रूम में एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे हैं। वह बाद में यहाँ आएंगे। लेकिन मरीज इंतजार नहीं करते। हालांकि आज हमारे पास उपाध्यक्ष पद के लिए 3 निदेशक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, फिर भी हम 12 ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिनका इलाज करना बेहद मुश्किल है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जो भी मरीज की सर्जरी बिना किसी गलती के सबसे पहले पूरी कर पाएगा, उसे इसी मानक के आधार पर आंका जाएगा। मरीज और उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए और बहुत उत्साहित थे। 12 मामले यानी 12 ऑपरेशन मुख्य चिकित्सकों की 3 टीमों द्वारा किए गए। उनकी चिकित्सा क्षमता अद्भुत है और उन्हें इस समस्या का समाधान करने में सक्षम होना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं भी कर पाते तो भी सुषमा, दीन झांग, लियू वेन और चू जियांगहे इसका समाधान करने के लिए मौजूद रहेंगे। यदि कोई चमत्कारी डॉक्टर भी आ जाए तो हम उससे कार्रवाई करने के लिए कह सकते हैं। सभी 12 मरीज ठीक हो जाएंगे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से 3 निर्देशकों के बीच प्रतिस्पर्धा में गिनी पिग बनने के लिए तैयार हैं। जब सास ने देखा कि प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, तो वह दक्ष पर ध्यान देने के मूड में नहीं थी। व्यक्तिगत रिश्ते गौण थे।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी उसकी अपनी ताकत। उसने महसूस किया कि वह काफ़ी मजबूत है और जब तक सभी 12 ऑपरेशन पूरी तरह से पूरे नहीं हो जाते तब तक उसे मदद की आवश्यकता होगी। उसे लगा कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं है। दक्ष, मैं ऑपरेशन खत्म होने के बाद आकर तुमसे निपट लूंगा। वह ठंडी सांस लेते हुए अपनी टीम को सीधे भीड़ के बीच ले आए और नंबर निकलने का इंतजार करने लगी। पास में 3 पारदर्शी ऑपरेटिंग रूम हैं। हर कोई देख सकता है कि ऑपरेटिंग रूम के अंदर क्या है और प्रतियोगिता अंदर ही होती है। मरीज न केवल डॉक्टरों को सर्जरी करते हुए देख सकते हैं, बल्कि डॉक्टर भी एक दूसरे को सर्जरी करते हुए देख सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि हर कोई एक दूसरे की स्थिति जानता है। सास और बी जियानिक सिंह दोनों ने सोचा कि अगर वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और दूसरा पक्ष गलती करे तो वे शीर्ष स्थान हासिल कर सकेंगे। इस प्रतियोगिता में 12 सर्जरी हुई, जिनमें से 3 अत्यंत गंभीर थीं और उन्हें ए स्तर की गंभीर बीमारी माना गया। बाकी सर्जरी ए स्तर की गंभीर बीमारी थीं। डीन झांग ने ऊंची आवाज में कहा, अब कृपया 3 निर्देशक ऑपरेशन कक्ष में प्रवेश करें। हम एक एक करके मरीजों को अंदर धकेलेंगे। हम 3 घंटे के भीतर 4 ऑपरेशन पूरे करेंगे। उसका चेहरा थोड़ा गंभीर था जब उसने कहा, यदि आप इसे पूरा नहीं कर सकते तो कृपया हार मत मानिए, बल्कि इसे पूरा करते रहिए। रोगी सबसे महत्वपूर्ण है और स्थिति गौण है। सभी ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन बी जियानिक सिंह, ली न्यानजियाओ और उनकी टीम के सदस्यों की आंखें चमक रही थीं और उन्होंने इस वाक्य को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। केवल निदेशक निंग विडो ने इस वाक्य को ध्यान से चबाया और साथ ही दक्ष को देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डीन झांग ने जो कहा वह वही था जो श्री मित्तल ने कहा था। क्या ये हो सकता है कि मिस्टर दक्ष को भी चिकित्सा का ज्ञान हो? हाँ, उनके पिता एक क्लिनिक के डॉक्टर हैं। वे शायद कुछ चिकित्सा कौशल जानते हैं और डॉक्टरों की दयालुता को समझते हैं। तीनों टीमें अलग अलग ऑपरेटिंग रूम में दाखिल हुईं, जबकि दक्ष अपनी सास ली न्यानजियाओ के ऑपरेटिंग रूम के बाहर शांत भाव से खड़ा था। ली न्यानजियाओ ने तुरंत उसे धक्का दिया और डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की? क्या तुम्हें चिकित्सा के बारे में कुछ पता है? मेरे ऑपरेशन रूम के बाहर मत रुकना। ये दुर्भाग्य है। मैं देख सकता हूं कि बाहर क्या हो रहा है। अगर मैंने तुम्हें देख लिया और मुझे गुस्सा आ गया और इससे मेरी सर्जरी प्रभावित हुई तो मैं तुम्हें ऑपरेशन टेबल पर घसीट कर ले जाऊंगा और तुम्हारा बधियाकरण कर दूंगा। अंत में मेरी सास ऑपरेशन कक्ष में चली गईं। इतने सारे लोगों को देखते हुए, चाहे वह दक्ष से कितनी भी नाराज हो, उसे अभी भी क्लिनिकल ऑपरेशन करना होगा। जहां तक दक्ष का सवाल है, वह स्वाभाविक रूप से तीनों ऑपरेटिंग कमरों के बाहर देख रहा था और गलियारे को कीटाणुरहित कर दिया गया था, इसलिए अधिकांश रोगियों और उनके साथी रोगियों को गलियारे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वे केवल हॉल के बाहर टीवी प्रोजेक्शन स्क्रीन ही देख सकते थे, जिसका उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। गलियारे में अस्पताल के नेता और कुछ प्रमुख व्यक्ति तीनों टीमों का समर्थन कर रहे हैं। डीन, अध्यक्ष फैंग और अन्य लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, समय समय पर ली न्यानजियाओ के ऑपरेटिंग रूम को देख रहे थे और समय समय पर बी जियानिक सिंह को देख रहे थे। निंग विडो की तरफ अपेक्षाकृत कम लोग थे, सिर्फ किन एयरमिंग ही बाहर पहरा दे रहा था। जब उसने देखा कि बाकी 2 ऑपरेशन रूम में भी भीड़ थी तो वह बहुत परेशान लग रही थी। हन्फ, ये घटिया अस्पताल, यहाँ तक कि नेता भी उस बूढ़ी औरत और उस घटिया आदमी का समर्थन करते हैं और वे ये देखने भी नहीं आए कि मेरी विधवा बहन की सर्जरी कैसे हुई। वह बहुत गुस्से में थी और मन ही मन बुदबुदा रही थी। दक्ष को बार बार अपनी सास के ऑपरेशन रूम में झांकते देखकर वह और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। मुझे पता था कि वह अपनी सास की मदद कर रहा है। उस बूढ़ी औरत द्वारा ऐसा व्यवहार किए जाने के बावजूद भी वह पूरे दिल से उसकी मदद कर रहा है। कितना बेवकूफ़ है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दक्ष ने पलटकर उसे घूरा, जिससे वह डर गई। उसने जल्दी से अपना हाथ ढक लिया और दक्ष को घूरने लगी। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कुतिया नहीं कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। वहाँ किन एयरमिंग बहुत डरी हुई थी। वह किन परिवार की सबसे बड़ी बेटी, दक्षिण पूर्व प्रांत की छोटी राजकुमारी और रुपेमिन के सबसे बड़े बुजुर्ग की सबसे गौरवशाली शिष्या थी। उसे दक्ष के हाथों एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दक्ष को हरा नहीं सकी, जिससे वह बहुत क्रोधित और डरी हुई थी। साथ ही जब वह शांत हुई तो सोचने लगी, ये साला इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या ये कोई निकम्मा दामाद नहीं है? ये मुझे कैसे हरा सकता है? दक्ष युन ने शुरुआत की, फिर एक नज़र देखने के लिए बी जियानिक सिंह की ओर दौड़ा, लेकिन चू जियांगहे और अन्य लोगों द्वारा तिरस्कृत किया गया और फिर भगा दिया गया। फिर वह निंग विडो के ऑपरेटिंग रूम के बाहर आया, किन एयरमिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया और ऑपरेटिंग रूम में देखा। किन एयरमिंग ने व्यंग्य किया, क्यों, तुम अपनी सास का उत्साहवर्धन करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें तुच्छ जाना और तुम्हें नपुंसक बनाना चाहती थी। फिर तुम बी जियानिक सिंह का उत्साहवर्धन करने गईं और चू परिवार ने तुम्हें कुत्ते की तरह खदेड़ा और अब तुम यहाँ आए हो। हा, तुम्हारा स्वागत नहीं है। दक्ष ने कुछ नहीं कहा। किन एयरमिंग ने आगे कहा, लगता है मैं सही था।
वाह, बदबूदार आदमी, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। दक्ष ने अभी भी कुछ नहीं कहा, बस ऑपरेटिंग कमरे में निंग विडो के ऑपरेशन को शांति से देखा। अचानक उन्होंने कहा, जब क्लिनिकल सर्जरी की बात आती है तो डायरेक्टर निंग का ऑपरेशन अधिक स्थिर है। दक्ष को निंग की पत्नी की तारीफ करते देख किन एयरमैन तुरंत खुश हो गया। बिल्कुल, उसने भी उतनी ही सर्जरी की है जितनी कोई बूढ़ी औरत या घटिया आदमी कर सकता है। और अकेले में, जब वह घर लौटती है तो चूहों और मेंढकों जैसे छोटे जानवरों की भी सर्जरी करती है। वह कभी अपने हाथ नहीं रोकती। दक्ष ने सिर हिलाया, डॉक्टर का दिल दयालु होता है, उसने ये कर दिखाया। किन एयरमिंग ने कहा, बिल्कुल। जब सिस्टर विडो छुट्टियों पर होती हैं तो वे अक्सर देश के अस्पताल में सर्जरी करने और मुफ्त चिकित्सा परामर्श देने जाती हैं। उन्हें जीवित बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। काटना। अचानक ऑपरेशन कक्ष के दरवाजे के बाहर रोशनी आ गई। किसी ने कहा, डायरेक्टर बी का पहला ऑपरेशन पूरा हो गया है। सबने देखा कि बी जियांशिंग की टीम मरीज को बाहर धकेल रही थी। ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब रहा और फिर उन्होंने एक और मरीज को अंदर धकेल दिया। बी जियानिक्सिंग ने चारों ओर देखा कि वह सबसे पहले समाप्त करने वाला था और गर्व से मुस्कुराया। उसकी नज़र दक्ष पर पड़ी और उसकी आंखों में उपहास बिल्कुल भी छिपा नहीं था। चू जियांगहे ने यह देखा और हंसते हुए कहा, जियानिक्सिंग, सर्जरी पर ध्यान दो। उस हारने वाले पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी जियानिक्सिंग ने कहा, मैं राष्ट्रपति फैंग को बताना चाहता हूं कि वह और मैं स्वर्ग में बने जोड़े हैं और दक्ष इतनी विनम्र होने के लायक नहीं है। ऐसा कहने के बाद उसने सुषमा की ओर देखा। तथापि सुषमा डीन झांग से बात कर रहे थे और उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। पीछे का दृश्य भी बहुत सुंदर है। हाँ, मैं निश्चित रूप से इसे खाने जा रहा हूँ। चू जियांगहे ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर जाओ। दक्ष एक असफल व्यक्ति है जो कुछ नहीं जानता। वह भी इधर उधर देख रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सोचोगे कि वह दवा जानता है या यहाँ बाकी सभी से भी बेहतर। बी जियानिक्सिंग भी हंसे और ऑपरेशन करना जारी रखा। निर्देशक ली की सर्जरी भी पूरी हो गई है। ली न्यानजियाओ की टीम ने भी मरीज को बाहर धकेल दिया और वे बहुत खुश थे। मेरी सास मुस्कुराई और बोली, मैं इसे पूरी तरह से पूरा करने वाली पहली व्यक्ति हूँ, है ना? दक्ष ने कहा, वास्तव में नहीं, सस्ता आदमी पहला था। मेरी सास का चेहरा मुरझा गया और उन्हें अचानक थोड़ा गुस्सा आया। सब तुम्हारी गलती है, नालायक। तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहे और मेरे काम पर असर डाला। दक्ष ने इधर उधर देखा और खुद को निंगशून के ऑपरेशन रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा पाया। वह अपनी सास से लगभग 10 मीटर की दूरी पर लग रहा था। मेरी सास ने भी इसे देखा और कहा, तुम पहले भी मेरे दरवाजे के बाहर थे, इसका मुझ पर असर हुआ। डायरेक्टर निंग ने भी ऑपरेशन पूरा कर लिया है। किसी ने फिर चिल्लाया। मेरी सास का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने जल्दी से कहा, मुझे मरीज को अंदर धकेलने में मदद करें, मैं ऑपरेशन जारी रखना चाहती हूँ। वह पलटा और क्रूरता से बोला, तुम्हें कोई चिकित्सा कौशल नहीं आता, घर वापस जाओ, मुझे यहाँ मत देखने दो, तुम मेरे प्रदर्शन को प्रभावित करोगे। दक्ष हंसा, मैं नहीं समझता। निंग विडो की टीम ने मरीज को बाहर धकेल दिया और जल्द ही किसी ने एक और मरीज को अंदर धकेल दिया। उसने ये भी देखा कि दक्ष और किन एयरमिंग दरवाजे के बाहर खड़े थे। वहाँ बहुत कम लोग थे, जिससे उसे थोड़ा खोया हुआ महसूस हुआ। लेकिन जब उसने इन दो लोगों को देखा तो वह खुश हो गई। बहन विधवा, आओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किन एयरमिंग ने उसे प्रोत्साहित किया। दक्ष ने कहा, आप उनसे ज्यादा स्थिर हैं। याद रखें, प्रतिस्पर्धा बाद में आती है, धैर्य पहले। श्रीमती निंग बहुत उत्साहित लग रही थीं और उन्होंने जोर से सिर हिलाया। फिर वे अंदर गईं और ऑपरेशन जारी रखा। दरवाजे के बाहर केवल दक्ष और किन एयरमिंग ही बचे थे। किन एयरमिंग अभी भी निराश दिख रहे थे। प्रतियोगिता बाद में, मरीज पहले से आपका क्या मतलब है? ऐसा लग रहा है कि आप चिकित्सा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बेशक, उपाध्यक्ष का पद सबसे महत्वपूर्ण है। दक्ष ने हंसते हुए कहा, क्या आप फिर से कह रहे हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ? वह बहस नहीं करता। इसके बाद तीनों टीमों का संचालन सुचारू रूप से चला। पहले 3 ऑपरेशन केवल कठिन स्तर के थे और वे सभी उनका अनुभव कर चुके थे, इसलिए वे 2 घंटे में पूरे हो गए। जब तीसरा ऑपरेशन आगे बढ़ाया गया तो तीनों लोगों के चेहरे बदल गए। यह एक विशेष रूप से कठिन सर्जरी थी जिसका सामना उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो मरीज की मौत भी हो सकती है। यहाँ तक कि चू जियांगहे, सुषमा और लियू वेन पहले से ही तीनों निर्देशकों के साथ खड़े थे, किसी भी समय सहयोग करने के लिए तैयार, बस कुछ गलत होने के डर से। मेरी सास ली न्यानजियाओ की टीम की एक नस दौड़कर बाहर आए और चिल्लाए, अरे नहीं! डायरेक्टर ली से गलती हो गई और उन्होंने मरीज की हृदय वाहिनी काट दी। खून बहना बंद नहीं होगा, मरीज मर भी सकता है।